हेलो, कैसे हो आप सब? एकदम शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। कैसी चल रही है बच्चा नीट की तैयारी? फुल टू झक्कास। आज बेटा पढ़ने वाले हैं हम लोग फर्टिलाइजेशन, ठीक है। बट स्टार्ट करने के पहले अपना मोटो याद रखेंगे। क्या है अपना मोटो? वी एम, वी वर्क हार्ड एंड वी कॉन्कर। हम सपने देखते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं और जीत जाते हैं। तो चलो कड़ी मेहनत करी जाए। ये क्या है फर्टिलाइजेशन में? ओवम है ना। और ये झिल्ली जैसे दिख रही है, ये पतली सी मेम्ब्रेन, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन ओवम के बाहर। ये क्या है? ये जोना पेल्यूसिडा है ना। और लॉट्स ऑफ स्पर्म्स बट ओनली वन इज हेयर, राइट। चलो आगे देखते हैं। What is insemination? During copulation or coitus, semen is released by the penis into upper vagina near cervix and this is known as insemination. क्या है insemination बेटा? Copulation के टाइम पे जो सीमेन रिलीज होता है उसका अपर वेजाइना में डिपोजिशन होना, ठीक है, नियर सर्विक्स, वो इंसेमिनेशन है। कैसे? ये मान लो, एक मिनट, ये एक फेलोपियन ट्यूब है, इधर भी फेलोपियन ट्यूब है, ठीक है, और ये ऐसे यूट्रस है ना। यूट्रस के लोअर एंड को क्या बोलते हैं? ये सर्विक्स है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गई? विजाइना हो गई। यहाँ सर्विक्स है, ठीक है, ये वाला पोर्शन, ये सर्विक्स है, और ये वाला पोर्शन अपर विजाइना हो गया, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे डिपॉजिट होता है सीमेन, ठीक है, अपर वेजाइना में नियर सर्विक्स। ड्यूरिंग कॉपुलेशन जो सीमेन रिलीज होता है वो, ठीक है, यही डिपोजिशन क्या कहलाता है? इंसेमिनेशन। बेटा स्पर्म जो होता है, स्पर्म इज स्ट्रीमलाइंड। स्ट्रीमलाइन क्या क्या होता है? स्ट्रीमलाइन में ऐसा शेप है जो अगर हवा या पानी किसी से भी पास हो तो क्या हो? रेजिस्टेंस ना आए। अब यहाँ देखो, यहाँ पे एक चीज है, इफेक्ट ऑफ शेप्स ऑन स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन ऐसे स्ट्रेट लाइंस का फ्लो जो होता है, जो आपस में लाइनें टकराए ना, ऐसी लाइनें। अब मान लो एक ऐसे ये थाली के ऐसे हाथ ऐसे खड़ा है, ठीक है, ऐसे पूरा पंजा है, इस पे अगर हवा आएगी तो ज्यादा रेजिस्टेंस लगेगा। अगर इसे ऐसे गोला बना दिया तो कम रेजिस्टेंस लगेगा। और मान लो सिर्फ एक फिंगर है तो एकदम ही कम रेजिस्टेंस लगेगा, हवा पानी कुछ भी सन पास होएगा, है ना। तो वही चीज है, शेप यहाँ पे क्या है, पहले पूरा थाली टाइप का है, फिर इसे गोल स्फीयर बना दिया, फिर ऐसे और ऐसे आंसू टाइप का बना रखा है, और फिर तो पूरा स्ट्रीमलाइंड ही कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे कम रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। ऐसी शेप की बनाई जाती है बुलेट, ऐसी शेप की बनाई जाती है मेट्रो ट्रेन, ऐसी शेप की होती है एरोप्लेन, ऐसे शेप में होती है रॉकेट, मिसाइल, है। और मछली, चिड़िया, स्ट्रीमलाइन क्या क्या है? मछली, है ना, चिड़िया, एरोप्लेन, जहाज, और बुलेट, गोली, ठीक है, और भी बहुत कुछ, मेट्रो ट्रेन, ये वो। हाँ, रेसिंग कार को भी वैसे बनाने की कोशिश करते हैं, और स्पर्म, ठीक है, बहुत सारी चीजें। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। जब इंसेमिनेशन होता है तो जब एक बार इजैकुलेशन होता है, ठीक है, तो उससे कितना सीमेन रिलीज होता है? एक बार इजैकुलेशन में 2 से 5 ml सीमेन रिलीज होता है, ठीक है, जो डिपॉजिट किया जाता है फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में, जिसको इंसेमिनेशन बोलते हैं, जिस डिपोजिशन के प्रोसेस को। 15 से 215 मतलब 15 मिलियन बेटा, 15 मात्र नहीं, 15 मिलियन से 200 मिलियन स्पर्म जो रहते हैं 1 ml के अंदर रहते हैं सीमेन के, ठीक है। मान लो किसी भी मेल को एक इजैकुलेशन में 2 ml सीमेन रिलीज हुआ, मान लो, ठीक है, क्योंकि 2 से 5 ml एक बार में रिलीज होता है पर इजैकुलेट, ठीक है। और मान लो किसी को 2 ml सीमेन रिलीज हुआ, जिसमें 100 मिलियन स्पर्म थे, उस पर्टिकुलर पुरुष के उस टाइम जो सीमेन है उसमें 1 ml में मान लो कि 100 मिलियन स्पर्म है, ठीक है। तो 2 ml में कितने हो गए? 200 मिलियन।
सिंपल है ना। ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे जितना सीमेन निकला और उसमें कितने स्पर्म्स होते हैं। ठीक है, इसका लेबोरेटरी टेस्ट होता है बेटा, इनफर्टिलिटी वगैरह के लिए जो केसेस आते हैं तो उसमें टेस्ट किया जाता है, लैब टेस्ट। 15 मिलियन से 200 मिलियन स्पर्म्स पर ml ऑफ सीमेन के 1 ml में। अच्छा बेटा ये तो नेचुरल हो गया इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी कराते हैं डॉक्टर्स की, क्या बोलते हैं, जो सीमेन है उसे कलेक्ट करके खुद आर्टिफिशियली फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में डाल रहे हैं, आजकल ये भी होता है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी होता है। और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये क्वेश्चन आता है कि ठीक है, इतने सारे स्पर्म थे सीमेन में, कितने स्पर्म oocyte तक पहुंचेंगे, कितने स्पर्म oocyte तक पहुंच पाएंगे। उसके लिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि कितने सीमेन वेजाइना में इंट्रोड्यूस हुए। बेटा लगभग 200 से 500 मिलियन इंट्रोड्यूस किए जाते हैं वेजाइना में। ठीक है, जो सीमेन होते हैं उसमें स्पर्म नेचुरली लगभग कितने 200 से 500 मिलियन एक बार एक इजैकुलेशन में, एक इंटरकोर्स के समय जो इजैकुलेशन निकलेगा वो वेजाइना में जो डिपॉजिट करेगा सीमेन को, उसमें लगभग कितने स्पर्म रहेंगे 200 से 500 मिलियन। ठीक है, उसमें से बेटा 2 मिलियन से भी कम, यानी कि लेस देन 1% रीच सर्विक्स। वेजाइना के ऊपर सर्विक्स है। ठीक है, वेजाइना में मान लो 200 मिलियन आए तो उसमें से मात्र 2 मिलियन सर्विक्स में पहुंचे। ठीक है, सर्विक्स में। और फेलोपियन ट्यूब में तो मात्र 10,000 पहुंचते हैं। ठीक है, और oocyte यानी जिससे ओवम बनेगा, ये oocyte, इसके पास तो 200 से 500 लगभग पहुंचते हैं और मात्र एक ही फर्टिलाइज कर पाता है एग को। इसका डायग्राम बनाकर अगर हम देखना चाहें बेटा तो कैसे देखेंगे, देखो ये क्या है, फेलोपियन ट्यूब है ना, ये दोनों फेलोपियन ट्यूब, ये यूट्रस। ठीक है, ये सर्विक्स और ये वेजाइना। मान लो वेजाइना में कितने आए स्पर्म, 200 से 500 मिलियन। ठीक है, इतने आते हैं, 200 मिलियन से 500 मिलियन। ठीक है, 200 मिलियन से 500 मिलियन। अगर ये 200 मिलियन आए थे मान लो, तो इस पोर्शन में सर्विक्स में कितने पहुंचेंगे, 2 मिलियन से भी कम, 1 से 2 मिलियन पहुंचेंगे। ठीक है, फिर यहाँ यूट्रस में और कम हो जाएंगे। फिर फेलोपियन ट्यूब में कितने पहुंचेंगे, यहाँ मात्र 10,000। ठीक है, सही वाली फेलोपियन ट्यूब में मान लो इधर तरफ इस महीने इधर तरफ की ओवरी ने ओव्यूलेशन किया था तो ओवम इधर है, तो इधर ही पहुंचना सही रहेगा, है ना, स्पर्म को। तो इधर लगभग 10,000 पहुंचे। हो सकता है कुछ इधर वाले में भी गए हो, लेकिन यहाँ तो ओवम है ही नहीं तो कोई मतलब नहीं है जाने का। सही वाले में लगभग 10,000 पहुंचे। ठीक है, उसमें भी अगर यहाँ ओवम है, ठीक है, तो ओवम के पास कितने पहुंचे, लगभग 200 से 500। ठीक है, और एक ही ऐसा होगा जो ओवम को फर्टिलाइज कर पाएगा, मात्र एक, है ना। ठीक है, एक ऐसा होगा जो ओवम को फर्टिलाइज कर पाएगा। एक्चुअली ओवम नहीं बेटा, सेकेंडरी oocyte होता है। ठीक है, उसको फर्टिलाइज कर पाएगा। अपनी सुविधा के लिए हम लोग बोलते हैं ओवम निकला, बल्कि ओव्यूलेशन में सेकेंडरी oocyte निकलता है। उस सेकेंडरी oocyte को जब स्पर्म टच करता है तब उस सेकेंडरी oocyte में सेकेंड मियोसिस कंप्लीट होती है और डेफिनेटिव ओवम बनता है। ठीक है, वो सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं oogenesis में। अच्छा, ये देखो, ये सब हो गया। क्या आप लोग जानते हो कि सीमेन जो होता है उससे कितना % स्पर्म्स बनाते हैं। सीमेन जो होता है ना, उसमें मात्र 10% स्पर्म्स रहते हैं और बाकी 90% फ्लूइड रहता है। ठीक है, अभी देखो बेटा, स्पर्म काउंट अगर किसी पुरुष में 15 मिलियन स्पर्म पर ml से कम हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ऑलिगोस्पर्मिया या फिर ऑलिगोजूस्पर्मिया, है ना, मतलब स्पर्म काउंट कम है। ठीक है, कितना 15 मिलियन से 200 मिलियन तो नॉर्मल थे 1 ml में, तो 15 मिलियन से कम हुआ तो ऑलिगोस्पर्मिया बोल दिया। ठीक है, अब ये वायबिलिटी पीरियड क्या होता है गैमीट का, ये गैमीट का मतलब ये गैमीट निकला तो उसके कितने समय बाद तक वो बच्चा बनाने में सक्षम है। अगर ओव्यूलेशन हुआ है और सेकेंडरी oocyte निकला है तो वो मात्र उसका जीवन 12 से 24 घंटे, और अगर स्पर्म फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में आया है
तो वो 3 से 5 दिन, 72 घंटे मतलब बेटा 3 दिन, ठीक है, 3 डेज, तो 3 से 5 दिन, लेकिन ज़्यादातर 3 दिन बेस्ट रहता है, ठीक है। 3 दिन के अंदर कॉपुलेशन हो जाना चाहिए। अभी ये बता दिया कि हाँ इतने इतने दिन इनका जीवन है, तो फिर एक शब्द आता है फर्टाइल पीरियड। वो क्या होता है? वो एक फीमेल की साइकिल का वो पीरियड है बेटा जब वो कंसीव कर सकती है, ठीक है, जिसमें वो कंसीव कर सकती है। अभी हम जानते हैं कि 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है। एक फीमेल की अगर रेगुलर 28 डे साइकिल है तो 14th डे पे ओव्यूलेशन होगा। ओव्यूलेशन अगले पीरियड आने वाले हो रहते हैं ना, उसके 14 दिन पहले होता है उसके, और मेंस्ट्रुअल साइकिल में देखना, मैंने पढ़ाया अच्छे से। यहाँ देखो बेटा 14th डे ओव्यूलेशन हो रहा है, मान लो 28 दिन की साइकिल है, तो इस ओव्यूलेशन के दिन ओवम निकला तो वो 12 से 24 घंटे यानी एक दिन जिएगा। तो ये ओव्यूलेशन का दिन और उसका अगला दिन मान लो, ठीक है। दूसरा स्पर्म, मान लो इस महिला का जो हस्बैंड है, ठीक है, इसके साथ इसका जो कॉपुलेशन हुआ है वो ओव्यूलेशन के 3 दिन पहले हुआ था। ओव्यूलेशन के कितने दिन पहले हुआ था? 3 दिन, ठीक है। उसके बाद स्पर्म हमने बोला 3 से 5 दिन तक जिंदा रहता है। मान लो उसके बाद कॉपुलेशन ही नहीं हुआ और उस स्पर्म की लाइफ 5 दिन तक थी, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 टोटल 5 दिन लगा लो, ठीक है ना। तो वही हो गया, इतने दिन तक संभव है कि हाँ कॉपुलेशन हुआ तो बच्चा हो सकता है, ठीक है। वही बोलते हैं फर्टाइल पीरियड, ठीक है। 5 डे विंडो 3 डेज बेटा 5 से 6 दिन होता है। इसमें भी सबसे ज्यादा अच्छा रहता है बेटा 3 दिन, ठीक है। 3 दिन क्या? ओव्यूलेशन के पहले वाले 2 दिन और ओव्यूलेशन का दिन, है ना, ठीक है। तो क्या हुआ कि स्पर्म की लाइफ 3 दिन तक सबसे अच्छी रहती है। बोलते हैं 3 से 5 दिन है, लेकिन 3 दिन बेस्ट रहता है। तो 1 2 3 ये बेस्ट रहता है, ठीक है, हो गया, ये मेन रहता है। लेकिन फिर भी 5 से 6 दिन बोलते हैं फर्टाइल विंडो। ओके, चलो, इसमें जो पिंक वाला दिख रहा है ये फर्टाइल विंडो है, ठीक है। अभी देखो आप, एक शब्द आता है बेटा सेमाइनल कोआगुलम। इसको कैसे समझेंगे? हमें चोट लग गई मान लो, तो खून निकलता है तो तुरंत वो खून बह ना जाए इसलिए वहां ब्लड क्लॉट कर जाता है ना, गांठ बन जाती है खून में। ऐसे ही बेटा जब फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में सीमेन जाता है तो वो नीचे गिर ना जाए लिक्विड होने की वजह से, इसलिए वो कोआगुलेट कर जाता है, ठीक है। आफ्टर इंसेमिनेशन सीमेन कोआगुलेट्स 1 मिनट के अंदर, विद इन अ मिनट, ठीक है। क्यों? सो दैट इट डज नॉट फॉल आउट, है ना। और कोआगुलेशन करता कौन है बेटा? कौन है जो उसको कोआगुलेट करा देता है? सीमेन जो होता है उसमें क्या होता है? लिक्विड होता है और स्पर्म होते हैं। स्पर्म तो मात्र 10% होता है। लिक्विड कहाँ से आता है? जो मेल के जेनाइटल ट्रैक्ट के फ्लूइड्स थे उसमें सेमिनल वेसिकल ने फ्लूइड डाला था, प्रोस्टेट ग्लैंड ने डाला था, बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड सब डालते रहते हैं। तो सेमिनल वेसिकल ने जो फ्लूइड डाला उसमें एक एंजाइम आया, वेसिकुलेज एंजाइम, और उसको याद करने की जरूरत नहीं, सेमिनल वेसिकल से आया इसलिए वेसिकुलेज एंजाइम है, ठीक है। वही रिस्पॉन्सिबल है क्लॉटिंग के लिए। जैसे फीमेल ट्रैक्ट में सीमेन गया, उसको तुरंत कोआगुलेट करने का काम इस वेसिकुलेज एंजाइम का है। उसके बाद क्या होता है? कोआगुलेट हो गया, ठीक है। जैसे ही कोआगुलेट होता है, ये यूट्रस है, ये सर्विक्स है, ठीक है, और ये क्या है? वेजाइना है, ठीक है। ये फेलोपियन ट्यूब हो गई, अलग डिजाइन का बन गया है ना। तो बेटा यहाँ जैसे ही सीमेन आया कोआगुलेट कर गया, लेकिन ना इस कोआगुलेट में से भी कुछ स्पर्म जल्दी से भाग करके चले जाते हैं कहाँ? ओवम के पास। लेकिन हम बताएंगे कि जो फर्स्ट आया है, जो भी स्पर्म पहली बार पहुंचता है ओवम के पास, वो कभी फर्टिलाइज नहीं कर सकता। फर्स्ट भले ही आ गया लेकिन ओवम को फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा, पप्पा नहीं बना पाएगा वो, ठीक है। तो देखो, सम स्पर्म्स पास रैपिडली फ्रॉम वेजाइना टू सर्विक्स एंड रीच ओविडक्ट, है ना। वेजाइना टू सर्विक्स आ गए, ओविडक्ट में भी पहुंच गए, वेजाइना सर्विक्स आ गए, यूट्रस की कैविटी, फिर ओविडक्ट तक पहुंच गए, लेकिन उनका कोई फायदा नहीं होगा। अभी हम आगे देखेंगे क्यों फायदा नहीं होगा जल्दी जाने का भी। बट और कितनी जल्दी आ सकता है पता है? 5 मिनट के अंदर पहुंच सकता है पहला स्पर्म यहाँ पे। अच्छा छोड़ो, लेकिन ज्यादातर जो स्पर्म होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ स्पर्म स्टे इन वेजाइना, ज्यादातर यहीं रुकते हैं इस कोआगुलेशन वाली चीज के अंदर जो कोआगुलम बना है, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग सोचोगे कि यहाँ पे ये वेजाइना का पीएच तो एसिडिक होता है,
फिर ये सीमेन यहाँ स्पर्म है वो मर क्यों नहीं रहे, ठीक है। एक्चुअली जो क्या बोलते हैं सीमेन में जो फ्लूइड होता है उसका खुद का पीएच 7 से 8 होता है, प्लस सर्विक्स से जो फ्लूइड निकल रहा है वो भी 7 से 8 पीएच वाला है। तो ये फ्लूइड यहाँ बगल में आ गया, खुद भी सीमेन अपने साथ फ्लूइड लाया था, इनका पीएच 7 से 8 था। वजाइना का पीएच 3.5 से 4.5, ठीक है। तो भले ही इसका पीएच ज़्यादा हो, लेकिन क्या होता है सीमेन के खुद के पीएच और सर्विक्स के पीएच की वजह से ही बच जाते हैं। इनमें भी बेटा जो खराब वाले स्पर्म जो बहुत अच्छे क्वालिटी के नहीं होते हैं वो मर जाते हैं, हाँ जो अच्छे वाले होते हैं वो बच जाते हैं, ठीक है। अब बचे रखे हैं ये लोग, फिर उसके बाद क्या होगा, अब देखो गांठ बन गई है, ठीक है। अब उसका डिसोल्यूशन होगा, ब्लड बोल रही हूँ, सीमेन का क्लॉट जो है जो कोआगुलम बना था वो डिसॉल्व होगा अगले 20 से 30 मिनट में। जैसे सीमेन आया 1 मिनट के अंदर कोआगुलेट हो गया, अगले 20 से 30 मिनट में बेटा वो डिसॉल्व होता है, ठीक है। तो सीमेन क्लॉट वजाइना में डिसॉल्व होगा, लेकिन किसकी वजह से, जैसे कि क्लॉट किसकी वजह से हुआ था, सीमेन अपने साथ एक एंजाइम लेके आया था, है ना, जो सेमिनल वेसिकल ने दिया था, इसलिए बोलते थे वेसिकुलेज, उसने क्लॉट किया। तो बेटा जो सीमेन होता है वो अपने साथ एक और एंजाइम लेके आता है। सीमेन का जो फ्लूइड होता है उसमें प्रोस्टेट ग्लैंड के भी तो सिक्रीशन होते हैं ना, उस सिक्रीशन में एक एंजाइम था प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड ने डाला था। ये जो होता है ये क्लॉट को डिसॉल्व कर देता है, ठीक है। तो अगले 20 से 30 मिनट में डिसॉल्व हो जाएगा, इससे स्पर्म फ्री हो जाएंगे और जल्दी से कहाँ पहुंच जाएंगे, स्पर्म रीच सर्विक्स, ठीक है। और पीछे क्या फ्लूइड रह जाएगा, लीविंग बिहाइंड सेमिनल प्लाज्मा। जो सेमिनल प्लाज्मा मतलब स्पर्म का फ्लूइड, 90% तो सीमेन में फ्लूइड ही रहता है ना, और स्पर्म मात्र 10%, तो सीमेन का फ्लूइड पीछे रह गया, स्पर्म चले गए आगे। बेटा पता है प्रोस्टेट ग्लैंड से जो ये एंजाइम रिलीज होता है पीएसए, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, जब कोई पुरुष बुजुर्ग होते हैं, ठीक है, लोग बुजुर्ग होते हैं तो उनमें प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं बीपीएच, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया। उस समय ब्लड में टेस्ट कराते हैं सीरम पीएसए, ठीक है। आप लोग डॉक्टर बनोगे तो आप लोग एडवाइस करोगे, बेटा बुजुर्गों में बहुत समस्या होती है जब प्रोस्टेट, मैंने मेल जेनिटल ट्रैक्ट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बताया है क्या कि प्रोस्टेट ग्लैंड के बीच से सुसु वाली पाइप जाती है यूरेथ्रा, तो प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ गया तो वो दबा देता है, ठीक है। तो इसलिए जो बुजुर्ग लोग होते हैं उन्हें समस्या होती है सुसु करने में, बूंद बूंद गिरेगा। तो फिर क्या कैसे पता करें बीपीएच है, टेस्ट कराएंगे, ठीक है, अल्ट्रासाउंड वगैरह कराएंगे और ब्लड में पीएसए का टेस्ट कराएंगे। अगर ये 4 से 10 होता है, यूनिट छोड़ दो, अभी पढ़ना है एमबीबीएस में जाके, 4 से 10 होता है तो ये बीपीएच है ना। 4 से कम होगा तो नॉर्मल, 4 से 10 बीपीएच, और 10 से ज्यादा होता है तो फिर कैंसर की तरफ इंडिकेट करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड में कैंसर भी बहुत होता है, ठीक है। ये तो एमबीबीएस में पढ़ लेना। अभी ये जान लो कि पीएससी का क्या काम है, उस गांठ को तोड़ना, ब्लड बोल रही हूँ बार बार, सीमेन के कोआगुलम को डिसॉल्व करना जिससे स्पर्म फ्री हो जाए और चला जाए ऊपर। वैसे कोआगुलम बना क्यों था, ताकि वो फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट से जल्दी से गिर ना जाए स्पर्म लोग, ठीक है, तो वहां चिपका दिया उसने वहां, ठीक है। अभी देखो स्पर्म एंटर यूट्राइन कैविटी थ्रू सर्विक्स, क्या सिंपल सा है, ये क्या है, यूट्रस की कैविटी है, ठीक है, ये क्या है, सर्विक्स है, और ये वेजाइना है ना। और बेटा यहाँ क्लॉट बना था, क्लॉट टूट गया तो स्पर्म यूट्रस की कैविटी में, ये कैविटी है यूट्रस की, यहाँ चला जाएगा, किससे पास होके जाएगा, ये सर्विक्स पोर्शन है ना, और ये क्या है, यूट्रस की कैविटी है, और ये क्या था, ये वेजाइना था, है ना। तो वेजाइना, और ये क्या है, ये फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो स्पर्म कहाँ गया, यहाँ से सीधे यूट्रस की कैविटी में गया, किससे पास होते हुए, सर्विक्स से पास होते हुए। लेकिन जब ये सर्विक्स से पास हो रहा था तो पता है क्या हुआ, कुछ स्पर्म ना छुप जाते हैं, छुपन छुपाई खेलते हैं। यहाँ इस सर्विक्स में देखो, सर्विक्स को अगर बाहर निकाले तो बेटा सर्विक्स जैसे म्यूकोसा क्या होती है, हमारे मुंह के अंदर जो स्किन होती है मुलायम सी, अंदर तरफ में स्किन जैसा स्ट्रक्चर होता है, म्यूकोसा होता है ना। वैसे ही सर्विक्स में भी ऑर्गन्स में म्यूकोसा होते हैं बेटा, सर्विक्स से इसमें भी ऐसे स्मॉल म्यूकोसा होगी, इसके अंदर छुप जाते हैं कुछ स्पर्म, सर्विक्स के म्यूकोजल फोल्ड में कुछ स्पर्म छुप जाते हैं, और वो बाद में ओविडक्ट में धीरे धीरे बाद में जाएंगे। तो कुछ स्पर्म तो तुरंत चले गए, कुछ छुप गए, और फिर बाद में आराम से जाएंगे अपना, ठीक है, ऐसा है, आराम करके जाते हैं, ऐसे नहीं जाते हैं, ठीक है।
अब ये बेटा देखते हैं कि किसी फीमेल के साइकिल में फ्लक्चुएशंस इन पीएच। नॉर्मली बेटा अगर पीरियड्स को छोड़ दो, ठीक है, तो नॉर्मली जो साइकिल रहता है फीमेल का, उसमें वेजाइना का पीएच 3.5 से 4.5 रहता है, ठीक है, पीएच, वेजाइना का पीएच। लेकिन जब ब्लीडिंग मेंस्ट्रुएशन होता है तो बेटा उस मेंस्ट्रुअल ब्लड का पीएच होता है 7, ठीक है, तो उसकी वजह से वो वेजाइना के थ्रू ही निकलता है, तो वेजाइना का पीएच बढ़ जाता है। क्या आप लोग जानते हो बेटा, ये तो जान के कि वेजाइना का पीएच बढ़ गया। और नॉर्मली वेजाइना का पीएच एसिडिक क्यों होता है? क्योंकि वेजाइना के जो सेल्स होते हैं ना बेटा, उसमें ग्लाइकोजन रहता है, ठीक है, और ग्लाइकोजन को एक एंजाइम होता है लैक्टोबैसिलस, ठीक है, वो कन्वर्ट कर देता है लैक्टिक एसिड में। जैसे दही जमाने वाला एंजाइम होता है ना लैक्टोबैसिलस, वैसे यहाँ भी है वही, ठीक है, ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, किसको? ग्लाइकोजन को। और इसीलिए इस एसिड की वजह से वेजाइना का जो पीएच होता है वो एसिडिक होता है, ठीक है, 3.5 टू 4.5। ये तो कारण हो गया वेजाइना का पीएच एसिडिक होने का, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि जब ब्लीडिंग होती है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, ठीक है, तो उसका पीएच 7 होता है, वेजाइना का पीएच बढ़ गया, तो फिर क्या हो सकता है? क्यों ये जो वेजाइना का पीएच बढ़ा है लगभग 7 के आसपास, उसका क्या नुकसान है? बेटा देखो, पहली बात तो जो पीएच ज्यादा रहेगा तो बैक्टीरिया के आने का खतरा ज्यादा रहता है, इन्फेक्शन का, है ना। और दूसरी चीज, जो ब्लड होता है, ब्लड एक कल्चर मीडियम है, ब्लड एक बहुत तगड़ा खाना है बैक्टीरिया लोग के लिए। तो एक तो ऐसी ब्लीडिंग हो रही है तो इन्फेक्शन के चांसेस हैं। दूसरी बात, पीएच भी बढ़ा हुआ है वेजाइना का, चांसेस है। नॉर्मली पीएच कम क्यों था? ताकि इन्फेक्शंस ना हो, ठीक है, वेजाइना में इन्फेक्शंस ना हो। अब यहाँ पीएच बढ़ गया है, इसलिए बोलते हैं सैनिटरी पैड्स, हाइजीन इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि एक तो पीएच बढ़ रहा है और दूसरा ब्लड एक कल्चर मीडियम है, ठीक है, इन्फेक्शंस के लिए मेन कारण तो यही है। तो एकदम हाइजीन इंपॉर्टेंट है। आपके घर में जो भी फीमेल्स होंगी उनकी हाइजीन पे आपको ध्यान देना चाहिए बेटा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और क्या, ये जो वेजाइना का पीएच है ये कम है, ठीक है, लेकिन ऐसा इसको करने के पीछे कारण क्या? इन्फेक्शन ना हो। पर ये इन्फेक्शन कहाँ से आता है बेटा? जो फीमेल का जो ये वेस्टिब्यूल है, लेबिया माइनोरा के बीच का जो पोर्शन, यहाँ पे क्या है? यूरिथ्रा की ओपनिंग है ना, यूरिन यहाँ से पास होगा, और यहाँ क्या है? वेजाइना। तो ये बहुत पास रहते हैं। तो फीमेल्स में क्या है ना, यूरिथ्रा जो होती है बहुत छोटी होती है, ठीक है, मतलब मेल की यूरिथ्रा बड़ी होती है ना, फीमेल में छोटी सी होती है यूरिथ्रा, सुसु की पाइप। तो इन्फेक्शन बहुत जल्दी होते हैं फीमेल में, यूरिन इन्फेक्शंस, ठीक है, और वो इन्फेक्शन वेजाइना में आने का खतरा रहता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। तो वेजाइना अपने पीएच को ना एसिडिक रखता है, ठीक है। अच्छा, इतना तो हो गया ये चीजें। अभी हमको पढ़ना है, फर्टिलाइजेशन वाला टॉपिक पढ़ रहे, तो हम ओव्यूलेशन का देखते हैं, फर्टाइल विंडो। इस समय क्या होता है बेटा, जब ओव्यूलेशन होने वाला होता है उसके आसपास क्या होता है? ओवरी से बहुत सारा एस्ट्रोजन रिलीज होता है, और ओवरी से जो एस्ट्रोजन रिलीज होता है वो कहाँ जाता है? सर्विक्स के पास जाएगा, ठीक है। ये ओवरी है, कौन है ये? ओवरी जी, ठीक है। इनसे क्या रिलीज हुआ? बहुत सारा एस्ट्रोजन। एक्चुअली बेटा ओवरी के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है, फॉलिकल्स वहां से रिलीज होते हैं, उसको आप कहाँ देखोगे? क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह के लेक्चर में देखना, और oogenesis के लेक्चर में देखना कहाँ से एस्ट्रोजन रिलीज हो रहा है, ठीक है। अभी यहाँ देखो ओवरी से एस्ट्रोजन रिलीज हो गया, ये कहाँ जाएगा बेटा? सर्विक्स में जाएगा, ठीक है। ये वजाइना है नीचे, यूट्रस की कैविटी वगैरह वाला पोर्शन, ये सर्विक्स है, ठीक है। इसके पास गया और क्या बोला? यहाँ सर्विक्स के सिक्रीशंस को ना इसने पतला कर दिया, एकदम पतला सिक्रीशन कर दिया, ठीक है। और जो सिक्रीशन था सर्विक्स का, यहाँ से पतला हो रहा है, ठीक है, उसका पीएच भी बढ़ गया, ठीक है, पीएच भी इंक्रीज हो गया सर्विक्स के सिक्रीशन का, लिक्विड बहुत पानी जैसा हो गया, ताकि उससे स्पर्म अच्छे से पास हो सके। नॉर्मली बेटा अगर क्या बोलते हैं, ये ओव्यूलेशन फर्टिलाइजेशन विंडो नहीं है तो नॉर्मली एस्ट्रोजन कम रहता है, तो ये सर्विक्स से जो नॉर्मली सिक्रीशन होता है वो बहुत गाढ़ा रहता है, और यहाँ प्लग बना देता है जिससे स्पर्म पास ना हो सके, यूट्रस में ना जा सके, ठीक है। नॉर्मल टाइम पे स्पर्म ऊपर नहीं जा सकता है, ये सिर्फ ओव्यूलेशन फर्टाइल विंडो में जाता है, ठीक है। इसी फर्टाइल विंडो में ऊपर जा सकता है, क्योंकि ये नॉर्मली तो एकदम
थिक प्लग बनाता है म्यूकस, लेकिन ओव्यूलेशन के समय ये पतला हो जाता है म्यूकस, तो स्पर्म पास हो सकता है। ठीक है, तो ये जो सिक्रीशन थे इन्होंने भी पीएच को बढ़ा दिया। ठीक है, एक चीज ये, अब ये जो सिक्रीशन का पीएच बढ़ा हुआ है और बगल में वजाइना है, तो यहाँ भी आ गया थोड़ा बहुत सिक्रीशन गिर गिर के, तो पीएच बढ़ गया थोड़ा सा वजाइना का। दूसरी चीज, जब बेटा कॉप्यूलेशन होता है तो फीमेल को जो ऑर्गेज्म के बाद जो फ्लूइड्स वगैरह सिक्रीट होते हैं, उसकी वजह से भी, फ्लूइड ड्यूरिंग कॉइटस, उसकी वजह से भी थोड़ा सा वजाइनल पीएच बढ़ जाता है। ये अंडर स्टडी चीज है। ठीक है, अभी दूसरा क्या हुआ, सर्विक्स का म्यूकस, और ये सर्विक्स का म्यूकस यहाँ आया। ठीक है, वजाइना खुद के सिक्रीशन। और दूसरी बात, जब अगर कॉप्यूलेशन हो गया, इंसेमिनेशन हो गया, स्पर्म अंदर आ गया। ठीक है, स्पर्म अंदर आ गया अगर, तो स्पर्म जो होता है वो, सॉरी, सीमेन अंदर आ गया स्पर्म के साथ। ठीक है, सीमेन का पीएच होता है वो खुद होता है 7 to 8। ठीक है, सीमेन का पीएच कितना होता है बेटा, 7 to 8, 7 to 8 किसका पीएच, सीमेन का। ठीक है, तो यहाँ ले देके 100 बात की एक बात, क्या वेजाइना का पीएच बढ़ जाएगा ओव्यूलेशन के आसपास। कैसे, एक तो वहां से सर्विक्स से फ्लूइड सिक्रीट हो रहा है, वो बगल में जाएगा, और इस वहां का फ्लूइड, सर्विक्स का जो फ्लूइड है उसका पीएच ज्यादा है, तो वेजाइना के यहाँ आसपास थोड़ा सा ज्यादा पीएच हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब कॉप्यूलेशन हो गया, ठीक है, तो उस समय सीमेन आया, सीमेन का खुद का पीएच कितना रहता है, ठीक है, 7.2 to 8 के आसपास। ठीक है, सर्विक्स का, जो सर्विक्स से फ्लूइड आए थे, सर्विक्स का पीएच कितना था, सर्विक्स के फ्लूइड का पीएच वो भी 7 to 8। ठीक है, तो ये सब ले दे के उस जगह के पीएच को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, तो स्पर्म जो है वो तो यहाँ के पीएच को थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो स्पर्म नहीं मर पाएंगे तुरंत से। अब ये सब फर्टाइल विंडो खत्म। ठीक है, उसके बाद फिर से वेजाइना का पीएच कितना हो जाएगा, 4.5। ठीक है, 4.5 क्या, 3.5 से 4.5। ठीक है, जब ओव्यूलेशन हुआ तब बहुत सारी चीजें हुई। ठीक है, कुछ अडेप्टेशंस हुए, बाद में फिर वैसे ही सर्विक्स थिक और वो आना बंद, वेजाइना पूरी तरीके से एसिडिक। ठीक है, और इन्फेक्शंस नहीं होंगे किसी लेडी को। ठीक है, अब देखो, नहीं होने चाहिए, होते तो हैं ही, है ना, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया बदमाश होते हैं। अच्छा देखो, डिटेक्टिंग ओव्यूलेशन फ्रॉम सर्वाइकल म्यूकस, सर्विक्स से जो म्यूकस निकल रहा है उससे ओव्यूलेशन कैसे पता करें। ये एकदम सूखा हुआ म्यूकस, डॉक्टर ने फिंगर डाली, ठीक है, चेक किया तो एकदम ड्राई, चिपचिपा, एकदम सूखा चिपचिपा है, और वो सर्विक्स को एकदम ऐसे ब्लॉक किया हुआ है। ठीक है, ये म्यूकस एकदम सूखा हुआ। अब ओव्यूलेशन के कुछ दिन पहले क्या होगा, आने ही वाला है, हल्का एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ चुका है, तो थोड़ा सा ये क्रीमी टाइप का हो गया है ना, क्रीमी हो गया। फिर क्या हुआ, ओव्यूलेशन बहुत पास आ चुका है, एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, एस्ट्रोजन मतलब एकदम ओव्यूलेशन पास आने वाला है, तो ये सिक्रीशन और ज्यादा गीला हो गया है ना, और वाटरी हो गया, और बस फिर तो ओव्यूलेशन हो ही गया है, बस एकदम खतरनाक वाला एस्ट्रोजन है, एकदम तार टाइप का ये फ्लूइड हो जाएगा, एकदम गीला हो जाएगा सर्विक्स का म्यूकस। जब आप गायनी में जाओगे बेटा, गायनी ऑप्स पढ़ोगे ना एमबीबीएस में, ठीक है, तो उस समय ये पढ़ोगे कि जब इस जो ओव्यूलेशन के समय फ्लूइड निकलता है, सर्विक्स का म्यूकस जो निकलता है, उसको जब हम ग्लास स्लाइड पे देखेंगे, एग्जामिन करेंगे माइक्रोस्कोप से, तो कैसा पैटर्न मिलता है बताए, फर्निंग पैटर्न। हम लोग फर्न पढ़ते हैं ना, फर्न टेरिडोफाइट, उसके जैसा ग्रो करता है ये। ठीक है, सो हाई एस्ट्रोजन की वजह से ये होता है ये सारा कुछ, और इसमें कैसा पैटर्न मिलेगा, फर्निंग पैटर्न। ये अभी काम का नहीं है, एमबीबीएस में जाके पढ़ना। ठीक है, अभी देखो इतनी चीज हो गई। अब एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी क्या कि मोटाइल स्पर्म्स जो चल सकते हैं, जिनका फ्लैजेला नहीं है, वो तो किसी काम के नहीं है, जो मोटाइल हैं वो स्विम करेंगे, तैरेंगे, है ना, कहाँ, फ्लूइड्स में, है ना, सर्विक्स का फ्लूइड हो गया, यूट्रस का फ्लूइड हो गया, फेलोपियन ट्यूब का फ्लूइड हो गया, तैरेंगे, स्विम रैपिडली एंड पास थ्रू सर्विक्स, वेजाइना में तो है ही, यहाँ से सर्विक्स, फिर यूट्रस की कैविटी, फिर अच्छा ये लिखा है सर्विक्स और अलग अलग यूट्रस, पहले देख लो, यूट्रस की कैविटी और फिर फाइनली रीच एम्पुला ऑफ फेलोपियन ट्यूब, और यहाँ पे होता है फर्टिलाइजेशन, है ना। लेकिन बेटा यहाँ पे सर्विक्स यूट्रस अलग अलग नहीं लिखना चाहिए, यहाँ लिखना चाहिए सर्विक्स का कैनाल, ठीक है, सर्वाइकल कैनाल और यूट्राइन कैविटी। ये सर्विक्स और यूट्रस अलग अलग लिखना गलत हो जाता है, पता है कैसे, क्योंकि सर्विक्स इज अ पार्ट ऑफ यूट्रस, यूट्रस के 3 पार्ट होते हैं, फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स। ठीक है, तो ऐसे बोलना चाहिए कि स्पर्म जल्दी से सर्वाइकल कैनाल से फिर यूट्राइन कैविटी में चला जाएगा, और उसके बाद
ओविडक्ट में एम्पुला पोर्शन में पहुंच जाएगा, ठीक है, जहां फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। अभी चलो आगे देखते हैं। ये देखो, अभी हम देखेंगे कि मेल जेनाइटल ट्रैक्ट में जो ट्रांसपोर्ट हुआ था वो कैसे हुआ था और फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में कैसे हुआ था। जब कोई मेल एक्साइट हुआ, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, ये एपिडिडाइमिस में स्पर्म स्टोर थे, ठीक है, वो बाहर निकलेंगे। अब कैसे, पहले तो टेस्टिस में बना था स्पर्म, वो टेस्टिस में बेटा जो स्पर्म रहता है वो नॉन मोटाइल रहता है, वो स्पर्म कहाँ घुस गया, एपिडिडाइमिस में आ गया। अब उस एपिडिडाइमिस में 2 हफ्ते तक पड़ा रहता है, ठीक है, 2 वीक्स तक पड़ा रहेगा, 2 हफ्ते तक। उसके बाद जब कोई मेल एक्साइट हुआ तो सिग्नल गया नर्व्स वगैरह के थ्रू, यहाँ से स्पर्म निकलना चालू हुआ, ठीक है, और यहाँ से ये वास्ट डिफरेंस है बेटा, इस वास्ट डिफरेंस से घूमता घामता, वास्ट डिफरेंस के भी फ्लूइड ऐड हो गए उसमें, एपिडाइमिस से कुछ सामान ऐड हुआ था, यहाँ से घूमता घामता ये कहाँ पहुँच गया, सेमिनल वेसिकल, ठीक है, के पास में। तो इसमें जैसे ये होता है बेटा वास्ट डिफरेंस का लास्ट पोर्शन एम्प्यूला सूजा हुआ, और बगल में ग्लैंड रहता है सेमिनल ग्लैंड, ये दोनों की ओपनिंग एक हो जाती है, उसको इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं, ठीक है। सेमिनल वेसिकल से फ्लूइड आया, ठीक है, और स्पर्म यहाँ से आए थे, तो ये दोनों मिल गए आपस में और इजैकुलेटरी डक्ट में आ गए। इजैकुलेटरी डक्ट कहाँ ओपन होगा, यूरेथ्रा में, और यूरेथ्रा के बगल में होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। तो ये रहा प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड ने अपना फ्लूइड ऐड कर दिया, ठीक है, और फिर वो अपना बढ़िया यूरेथ्रा से निकलता हुआ बाहर आ गया, ठीक है। अच्छा, सेमिनल वेसिकल से जो फ्लूइड ऐड हुआ था उसमें वेसिकुलेज एंजाइम भी था, और हम पढ़ेंगे फ्रक्टोज, ठीक है। ये जो सेमिनल वेसिकल है इससे फ्रक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन सब कुछ अभी हम पढ़ेंगे क्या क्या ऐड होता है, ठीक है। और वेसिकुलेज एंजाइम, वेसिकुलेज क्या करता है बेटा, वेसिकुलेज क्लॉट कराता है, ये सीमेन जैसे ही फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में आएगा क्लॉट कराएगा। सेमिनल वेसिकल से क्या क्या निकलता है, सेमिनल वेसिकल से जो फ्लूइड आता है उसमें क्या क्या रहेगा, फ्रक्टोज रहेगा, ताकि शुगर स्पर्म को एनर्जी चाहिए ना, और प्रोस्टाग्लैंडिन रहते हैं, अभी हम पढ़ेंगे क्यों रहते हैं आगे। वेसिकुलेज एंजाइम क्लॉट कराता है, प्रोस्टेट से भी फ्लूइड ऐड हुए, उसमें एक पीएसए था, है ना, जो क्लॉट को तोड़ेगा, वेसिकुलेज क्लॉट करता है, ये क्लॉट को तोड़ता है, ठीक है। फिर इतना निकल गया, अब देखते हैं फीमेल ट्रैक्ट में पहुंच गया है, फीमेल ट्रैक्ट में पहुंच गया, ये क्या है, वेजाइना है, ठीक है, ये पोर्शन है सर्विक्स, वेजाइना में था, फिर सर्विक्स की कैविटी में गया, सर्वाइकल कैनाल, फिर यूट्रस की कैविटी में गया, फिर ओविडक्ट में गया, और फाइनली एम्पुला में पहुंच गया, ठीक है। अच्छा बेटा, यहाँ कितने स्पर्म आए रहे होंगे, 200 से 500 मिलियन वेजाइना में, ठीक है। उससे सर्विक्स में कितने पहुंचे, मात्र 2 मिलियन या उससे भी कम, ठीक है। फिर कुछ यूट्रस में गए और कम, फिर फैलोपियन ट्यूब में कितने पहुंचे, मात्र 10,000, और उस साइड तक कितने पहुंचे, मात्र 200 से 500, और कितने ने फर्टिलाइज किया, मात्र 1 ने, ठीक है, एक ही फर्टिलाइज करेगा, ठीक है। अभी देखो वो सब हो गया, कहानी खत्म, ठीक है। स्पर्म कैसे जाता है फीमेल ट्रैक्ट में, कैसे फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में स्पर्म ट्रैवल करता है, ये स्विमिंग करता है, इसके पास खुद का फ्लैजेला है, हाथ पैर है इसके पास, है ना, फ्लैजेला, स्पर्म ऐसा होता है, ठीक है, मिडिल पीस हो गया, ये फ्लैजेला है इसका, इससे तैरेगा। दूसरा बेटा, जब कॉइटस होता है उस टाइम पे क्या होता है, इंटरकोर्स के टाइम पे जो फीमेल का जो पूरा रिप्रोडक्टिव ट्रैक होता है उसमें मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से क्या होगा, ये अगर यूट्रस है, ठीक है, ये फेलोपियन ट्यूब यानी ओविडक्ट, इसको बेटा फेलोपियन ट्यूब को क्या क्या बोलते हैं, ओविडक्ट, फेलोपियन ट्यूब बोल दिया, ठीक है, ओविडक्ट बोल दिया, सेल्पिंक्स बोल दिया, और यूट्राइन ट्यूब भी बोलते हैं, यूट्रस नहीं यूट्राइन ट्यूब, ठीक है। सो ओविडक्ट हो गई है। अब देखो बेटा, ये क्या यूट्रस की कैविटी है ना, ये फेलोपियन ट्यूब है, यहाँ सर्विक्स से पास होना है, यहाँ आना है, तो यहाँ की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, यूट्रस की, फेलोपियन ट्यूब की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही है ना, तो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन इन यूट्रस एंड ओविडक्ट। और दूसरा स्पर्म का खुद का फ्लैजेला। फिर क्या होता है बेटा, जब ये ओविडक्ट में पहुंच गया तो ओविडक्ट में फ्लूइड्स होते हैं, भरे रहते हैं, और ओविडक्ट में बेटा जो सेल्स होते हैं उनके पास सीलिया होता है, तो वो सीलिया बीट करते हैं तो फ्लूइड आगे बढ़ता है, ठीक है। जैसे ये ओविडक्ट है, इसमें बहुत सारा सीलिया है, ठीक है, और फ्लूइड है। जब स्पर्म मान लो यहाँ आया है, ठीक है, बहुत सारे आएंगे, मैं तो एक बनाई हूँ, बहुत सारे आएंगे, जब ये सीलिया बीट करेंगे तो फ्लूइड आगे बढ़ेगा, तो स्पर्म भी उससे आगे बढ़ जाएगा, और खुद तो तैरने की कोशिश कर ही रहा है, ठीक है।
और तो तीन तीन चीज हुई, वो ओविडक्ट है मान लो फेलोपियन ट्यूब, तो यहाँ सीलिया बीट कर रहे हैं, फ्लूइड आगे जा रहा है, स्पर्म खुद तैर रहा है और ये ओविडक्ट कॉन्ट्रैक्ट भी कर रहा है। ठीक है, अब देखो क्या क्या हुआ। मैंने ये बोला था कि जो सीमेन में फ्लूइड आता है, जो सेमिनल वेसिकल ऐड करता है, उसमें क्या क्या होता है, उसमें एक तो होता है वेसिकुलेज एंजाइम, जो सेमिनल वेसिकल वेसिकुलेज जो क्लॉट करा देता है सीमेन को। दूसरा फ्रक्टोज, ये एनर्जी देगा स्पर्म को ताकि स्पर्म तैर सके, जाए अपना फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज कराए। ठीक है, फिर बेटा प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं, वो क्या करते हैं, जो हमने बोला कॉइटस के समय जो फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट होता है उसमें कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, यूट्रस, ओविडक्ट, वजाइना, है ना, सर्विक्स, पूरा कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो उसको बढ़ा देता है ये। ठीक है, ये आया है स्पर्म में, कहाँ से आया था, प्रोस्टाग्लैंडिन सेमिनल वेसिकल ने ऐड किया था। और क्या ऐड किया था इसने, फ्रक्टोज, और क्या ऐड किया था, वेसिकुलेज। अभी देखो ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है इसने स्टिमुलेट किया कॉन्ट्रैक्शंस, कहाँ, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, टू एड स्पर्म पैसेज। तो एड मतलब ऐसा होता है ना, कुछ ऐड कर देना, कुछ सहायता करना, सहयोग करना। तो वो एक तो बेचारा अपने फ्लैजिला से जा ही रहा था और वैसे भी यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, फेलोपियन ट्यूब के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, तो इसने उस कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा दिया, जाओ तुम जल्दी। अब देखो बेटा, बच्चा बनाना है तो माँ बाप दोनों का सहयोग चाहिए। बाप का सहयोग क्या है, फ्लैजिला है उस स्पर्म के पास, और माँ का सहयोग यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करा रहा है, ओविडक्ट को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, दोनों अपनी मदद कर रहे हैं ताकि बच्चा बन जाए जल्दी से, है ना, दोनों अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। अब एक चीज होती है बेटा, ठीक है, हमने मान लिया कि ओविडक्ट तक पहुंच गया, लेकिन ओविडक्ट तक पहुंचने के पहले एक चीज होती है कैपेसिटेशन, मतलब टू हैव द कैपेसिटी टू फर्टिलाइज oocyte। क्या मतलब है, टू हैव द कैपेसिटी टू फर्टिलाइज द सेकेंडरी oocyte प्राइमरी नहीं सेकेंडरी। ठीक है, टू हैव द कैपेसिटी टू फर्टिलाइज द सेकेंडरी oocyte इज नोन एज कैपेसिटेशन। ये बेटा लास्ट फेज ऑफ स्पर्म मैचुरेशन होता है, ये फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में होता है और इजैकुलेशन के बाद होता है, आफ्टर इजैकुलेशन। ठीक है, और इसमें कितना समय लगता है, 5 से 7 घंटे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बोला था ना या कुछ समय पहले कि मान लो ये यूट्रस है, ठीक है, ये क्या है, सर्विक्स है, यहाँ वजाइना है, यहाँ पे जो सीमेन आके पहला थोड़ा देर आधा घंटा रुकता है, लेकिन कुछ स्पर्म बदमाश होते हैं, तुरंत भाग जाते हैं, 5 मिनट के अंदर ओविडक्ट में पहुंच गए। तो यहाँ ओवम था, ठीक है, लेकिन स्पर्म कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा इसका। पता है क्यों, क्योंकि ये कैपेसिटेटेड नहीं है। कैपेसिटेशन होता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में 5 से 7 घंटे तक। अभी हम पढ़ेंगे क्या होता है, होता क्या है ये। ठीक है, यूट्रस में होता है ये। क्या होता है, जब देखो स्पर्म अभी मेल के अंदर है, कहाँ है, एपिडिडाइमिस में। कहाँ है, एपिडिडाइमिस में। ये टेस्टिस है, टेस्टिस के पीछे एपिडिडाइमिस है, एपिडिडाइमिस में है ये। ठीक है, यहाँ पर अब क्या हुआ, ये जो स्पर्म होता है ना, इसके सिर में ना कुछ कुछ एपिडिडाइमिस अपने प्रोटीन्स लगा देता है। ठीक है, कुछ ग्लाइकोप्रोटीन, कुछ एपिडिडाइमिस से प्रोटीन लग गए। ठीक है, उसके बाद एपिडिडाइमिस से आगे बढ़ा जब ये, ठीक है, वास डिफरेंस, फिर सेमिनल ग्लैंड से फ्लूइड आया, सेमिनल प्लाज्मा और प्रोस्टेट वगैरह से आया, सेमिनल प्लाज्मा मिल गया। सीमेन के फ्लूइड को सेमिनल प्लाज्मा बोलते हैं। फ्लूइड मिल गया, इसको बाहर निकल गया, क्या हो गया, इजैकुलेट हो गया। ठीक है, अच्छा, इस सेमिनल वेसिकल ने ऐड क्या किया था इसके ऊपर, सेमिनल वेसिकल में बेटा जो फ्लूइड होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोप्रोटीन्स, ये सब ऐड कर दिए जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल, सेमिनल जो फ्लूइड होता है उसमें खुद बेटा कोलेस्ट्रॉल और क्या क्या होते हैं, प्रोटीन रहते हैं। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन्स, कोलेस्ट्रॉल, ये सब ले करके एक स्पर्म पहुंचा है फीमेल के अंदर। अब जो फीमेल का ओवम होगा वो बोलेगा कि देखो भाई, तुम अपना सर बहुत गंदा करके आए हो, तेल वेल और क्या क्या लगा के आए, कोलेस्ट्रॉल तेल है, प्रोटीन लगा के आए हो, हम तुमको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, भग जाओ यहाँ से तुम। इसीलिए जो पहला स्पर्म आया था उसको भगा दिया उसने बोला तुम हमारे लायक नहीं हो। ठीक है, तो दूसरे स्पर्म सोचे इसको साफ सुथरा स्पर्म पसंद है, चलो हम लोग सर वर धो लेते हैं। ठीक है, लेकिन सर कहाँ धोएं, तो यूट्रस में फ्लूइड था। ठीक है, तो बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं, इन्होंने बहते यूट्रस के पानी में धुल लिया अपना सर में सफाई कर दी, तो ये जो ग्लाइकोप्रोटीन वगैरह थे निकल गए। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल था निकल गया। और ये क्या है बेटा, ये कुछ नहीं है, ये इसके वो स्ट्रक्चर हैं जो जाके फंसेंगे स्पर्म में। ठीक है, वो सब प्रोटीन है, इससे सॉरी ओवम में फंसेंगे जाके, इसकी कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो कैपेसिटेशन हो गया, 5 से 7 घंटे लगे यहाँ, इतने देर तक इन्होंने नहाया था तब जाके ओवम ने एक्सेप्ट किया, ऐसे नहीं कि आ जाओ बस, ऐसा सही नहीं है। सो देखो, एपिडिडाइमिस में कुछ प्रोटीन ऐड किए, फिर सेमिनल वेसिकल से मिला तो कोलेस्ट्रॉल और प्रोटीन ऐड हो गए,
फिर फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में जब ये गया फीमेल ट्रैक्ट में तो कैपेसिटेशन हुआ, है ना। अभी क्या हुआ, कोलेस्ट्रॉल रिलीज्ड बाय केमिकल्स रिलीज्ड बाय यूट्रस डिसॉल्व द स्पर्म। मैंने बताया ना बेटा, यूट्रस के फ्लूइड में केमिकल होते हैं, वो कोलेस्ट्रॉल जो स्पर्म का कोलेस्ट्रॉल कोट है ना, ये सब चर्बी वर्बी और प्रोटीन जो रहते हैं यहाँ ग्लाइकोप्रोटीन्स, और देखो ग्लाइकोप्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल ये दोनों को डिसॉल्व कर दिया जाता है, ठीक है। कब, कैपेसिटेशन के समय में, कहाँ, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, ठीक है, सिंपल सा है। मतलब और ये सबसे ज्यादा ये है कहाँ, ये इसके सर में है स्पर्म के। तो वही महिला ने बोला बेटा तुम अपना सर धो के आओ तभी तुम्हें मिलेगा, है ना, यहाँ घुसने ओविडक्ट में, ठीक है। यहाँ पे ओविडक्ट में तो तुम आ भी जाओगे, फर्टिलाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है। अभी देखो कैपेसिटेशन, इट मेक्स द स्पर्म हाइपर मोटाइल, ठीक है। स्पर्म को हाइपर मोटाइल कौन बनाता है बेटा, कैपेसिटेशन की वजह से। देखो उसने सर धो लिया तो बस अब वो नहा लिया है, अब वो तैयार है, वो दौड़ के जाता है ना, उसकी मोटिलिटी बढ़ जाती है। नहाने धोने के बाद इंसान ज्यादा एक्टिव हो जाता है ना, ज्यादा एक्टिव हो गया, ठीक है। और इसका स्पर्म हेड क्लीन हो गया है। क्लीन होने से क्या हुआ, स्पर्म का हेड क्लीन हो गया, तो ये अब ये एक्रोसोम रिएक्शन के लिए तैयार है। जो भी स्पर्म कोलेस्ट्रॉल और ग्लाइकोप्रोटीन के साथ है, ये अगर ओवम के पास ये वाला स्पर्म पहुंच भी गया तो ओवम के बाहर जो कोरोना रेडिएटा होती है ना, ये उसको भेद ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो कोई फायदा नहीं है, इसीलिए ये सब निकलना जरूरी है ताकि एक्रोसोम रिएक्शन हो। अब ये क्या है एक्रोसोम रिएक्शन, हम पढ़ेंगे। एक्रोसोम रिएक्शन एक सिंपल सा समझोगे तो ओवम के अंदर घुसने के लिए जो मेहनत करता है, ये मशक्कत करता है स्पर्म, कि यहाँ क्या बोलते हैं गड्ढा खोदेगा, कहाँ पे, कोरोना रेडिएटा में, फिर ओवम के जोना पैलिसोडा में गड्ढा खोदेगा, वही सब है एक्रोसोम रिएक्शन में, ठीक है। तो लेकिन गड्ढा खोदा है, लेकिन इसके हाथ में तो पूरे सर में पूरा तेल वेल लगा के आया था ना, तो गड्ढा नहीं खोद पाया। सर से ही गड्ढा खोदता है ये, सर गंदा था तो गड्ढा नहीं खोद पा रहा था, जब सर साफ हो गया तो आराम से गड्ढा खोदने लगा, तो इसीलिए वही फर्टिलाइज कर पाएगा, ऐसा ही स्पर्म फर्टिलाइज कर पाएगा। नॉन कैपेसिटेटेड स्पर्म कैन नॉट इवन क्रॉस द कोरोना रेडिएटा, ठीक है। फर्टिलाइज करना तो बहुत दूर की बात है। सो इवन इफ फर्स्ट स्पर्म रीचेज ओविडक्ट विदिन 5 minutes आफ्टर इंसेमिनेशन, इट कैन नेवर फर्टिलाइज द oocyte, राइट। देखो अब क्या हुआ, oocyte released by ovary is also transported to ampullary region when fertilization takes place। वो तो पता ही ना अपने को, यहाँ पे क्या है, ये ओवरी है, इससे ओवम निकला, ओवम भी चाहिए यहाँ पे एम्प्यूला में, नीचे से स्पर्म आया अपना, ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन यहाँ होगा, यही है बस। फर्टिलाइजेशन कैन अकर ओनली इफ ओवम एंड स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली, साथ में, टू एम्पुलरी रीजन। मान लो कि यहाँ ओवम तो आ गया लेकिन स्पर्म नहीं आ पाया, हो सकता है इजैकुलेशन हुआ रहा हो लेकिन स्पर्म मोटाइल ही ना रहे हो, है ना, या फिर इजैकुलेशन हुआ रहा हो लेकिन उसमें क्या बोलते हैं, यहाँ पे कुछ समस्या थी, यहाँ के जो वेजाइना के पीएच में क्या हुआ, कुछ स्पर्म तो ऐसे ही मर गए, ठीक है। और देखो बहुत बड़ी चीज समस्या क्या हो जाती है पता है, कई बार ना सीमेन में वेसिकुलेज एंजाइम की कमी है, तो क्लॉट ही नहीं कर पाया, सारा स्पर्म नीचे गिर गया, सीमेन ही नीचे गिर गया, ठीक है। दूसरी चीज, क्लॉट तो हो गया, वेसिकुलेज एंजाइम में क्लॉट तो हो गया लेकिन पीएसए नहीं था, तो क्लॉट ही नहीं टूटा, तो स्पर्म फ्री नहीं हो पाए। बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, तो जरूरी नहीं है कि कॉपुलेशन हुआ है तो फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। दूसरी चीज हो सकता है कि यहाँ क्या बोलते हैं, ओवम आ ही ना पाए, क्या पता कि ओवरी में कोई समस्या हो और ओवम जो है वो रिलीज ही नहीं हो पाया, ठीक है। या फिर क्या हुआ, यहाँ देखो फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो गई, कई बार इन्फेक्शन होते हैं महिलाओं में, फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है ना, ओवम रिलीज भी हो गया तो वो यहाँ क्रॉस नहीं कर पाएगा फेलोपियन ट्यूब को, यही है, यही खत्म हो जाएगा। तो दोनों का आना जरूरी है तभी होगा, नॉट और मतलब दोनों साथ साथ में आएंगे तो ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए कि नॉट ऑल लिखा है ना, नॉट ऑल कॉपुलेशन लीड टू फर्टिलाइजेशन इन प्रेगनेंसी, ऐसे ही नहीं लिखा है, सही लिखा है। फर्टिलाइजेशन को बेटा सिंगैमी भी बोलते हैं, है ना। होता क्या है फर्टिलाइजेशन, प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड विद ओवम, सिंपल सी बात कि मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन फर्टिलाइजेशन है। जब एमबीबीएस में जाओगे ना तो बहुत सारा ऐसे डेफिनेशन पढ़ोगे, फर्टिलाइजेशन ऑफ ये केमिकल एंड बायोलॉजिकल रिएक्शंस, केमिकल एंड मॉलिक्यूलर रिएक्शंस लीडिंग टू दिस, है ना, फाइनली
क्या बोलते हैं, केमिकल एंड बायोलॉजिकल रिएक्शंस, पहली बार बायोलॉजिकल है, ठीक है, मॉलिक्यूलर लेवल पे हो रही है। फिर फाइनली ऐसा क्या होगा कि मेल एंड फीमेल क्रोमोसोम्स मीट करेंगे और माइटोटिक स्पिंडल में अटैच होंगे। ये दुनिया भर की चीज़ें, लंबी डेफिनेशन है, उसको छोड़ दो, हैं, गोली मारो, एमबीबीएस में जाना तो पढ़ना। अभी पढ़ो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, स्पर्म विद ओवम। क्या बोल दिया मैडम ने, इतना खतरनाक खतरनाक डेफिनेशन ना है, और डरा रही थी क्या? नहीं, देखो फर्टिलाइजेशन होता कहाँ है बेटा? फेलोपियन ट्यूब में होता है, पहली बात तो, ठीक है। कहाँ होगा? फेलोपियन ट्यूब में ही होगा, है ना, यूट्रस में थोड़ी हो रहा है। अब ये फर्टिलाइजेशन होता कहाँ है? फेलोपियन ट्यूब के होते हैं 4 पार्ट, ठीक है। ये होता है इनफंडिबुलम, ठीक है। ये क्या होता है? इनफंडिबुलम वाला पोर्शन। ये होता है एम्प्यूला, ठीक है। ये क्या होता है? इस्थमस, ठीक है। ये क्या होता है? इस्थमस। और लास्ट में बेटा जो फेलोपियन ट्यूब घुसती है ना यहाँ पे, ये जंक्शन है, ठीक है, यूट्रस में घुसने वाला जंक्शन, उसको हटाओ। यहाँ देखो एम्प्यूला और इस्थमस के जंक्शन को बोलते हैं एम्प्यूलरी इस्थमस जंक्शन, है ना। और इसी जगह पे हो जाएगा फर्टिलाइजेशन, ठीक है। हो गया? अभी हो गया फर्टिलाइजेशन, तो होने दो, अपने को क्या करना, ठीक है। फर्टिलाइजेशन होना है तो क्या क्या स्टेप्स होंगे? पहली बात तो स्पर्म को बहुत सी दीवारें फांद के आना पड़ेगा, कोरोना को तोड़ना पड़ेगा, कोरोना रेडिएटा, ज़ोना पेलुसिडा को तोड़ना पड़ेगा बेचारे को, है ना। और oocyte की मेम्ब्रेन को तोड़ना पड़ेगा, तब जाके इसको oocyte के अंदर में घुस पाएगा। इसके बाहर oocyte के बाहर ज़ोना है, उसके बाहर कोरोना रेडिएटा है, सबको तोड़ ताड़ के अंदर घुसेगा, ठीक है। दूसरा, एंट्री ऑफ स्पर्म कंटेंट इन oocyte। अब इसने सारी दीवारें फांद दी तो अंदर घुस जाएगा, है ना, स्पर्म का कंटेंट इन oocyte। तीसरा, अब ये अंदर घुस गया है तो oocyte को एक्टिवेट कर देगा। क्या क्या एक्टिवेशन होगा अभी हम आगे पढ़ेंगे, कई स्टेप्स होते हैं एक्टिवेशन में। पहला काम तो ये करेगा कि खुद घुस गया तो दूसरे किसी स्पर्म को आने नहीं देगा, ठीक है। और सेकेंडरी oocyte जो मियोसिस सेकेंड में फंसा हुआ तो उसकी मियोसिस कंप्लीट करा देगा। और ये oocyte और ज़्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव हो जाएगा, है ना। पत्नी पति के घर में रहने से खुश रहती है ना, तो इसका पति घर में रहते खुश रहेगी तो ज़्यादा काम करेगी। जैसे महिलाएं खाना वाना ज़्यादा बनाती है, पति घर में रहता है, तो ये क्या करेगी? ज़्यादा कुछ करेगी अपने काम, ठीक है, एक्टिवेट हो जाएगी। फिर बेटा चौथा, एम्फीमैक्सिस, दोनों के न्यूक्लियस मिल जाएंगे और बच्चा बनेगा, है ना। यही सब स्टेप है ना। एम्फीमैक्सिस क्या होता है पता है? मेल और फीमेल और मेल प्रो न्यूक्लियाई का मिलना, न्यूक्लियाई का फ्यूजन। अब ये क्या है अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। आगे प्रो न्यूक्लियाई क्या होता है पढ़ेंगे अभी देखो सबसे पहले क्या हुआ, देखो जब स्पर्म आकर के ओवम के पास आता है, ठीक है, तो एंजाइम्स उसकी भारी मदद करते हैं। हेल्प द स्पर्म टू एंटर इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम, नहीं बोलना चाहिए, oocyte बोलना चाहिए। यहाँ लिखा है ओवम, ठीक है, अच्छी बात है, वो ऐसे अपने सहूलियत के लिए लिख देते हैं। ये क्या है पता है? oocyte, वो भी सेकेंडरी oocyte, ठीक है। इसके साइटोप्लाज्म में घुसने में मदद करेंगे एंजाइम। क्या क्या छेद के? कोरोना रेडिएटा, ये गड्ढा खोदेंगे यहाँ, ज़ोना पेलुसिडा, ये ज़ोना पेलुसिडा, ठीक है। फिर ये बेटा पेरीवाइटलाइन स्पेस होता है, इसको भी पार करना है, ठीक है। फिर ये oocyte का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसको भी पास कर, ये oocyte है, इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। उसके बाहर में क्या है? पेरीवाइटलाइन स्पेस। उसके बाहर में क्या है? ज़ोना पेलुसिडा। उसके बाहर में क्या है? कोरोना रेडिएटा। इतनी दीवारें पार करेगा तब पहुंचेगा स्पर्म, ऐसे नहीं, ठीक है। ये सब छेद छाद के तब अंदर घुसेगा। ये हो गया। अभी देखो स्पर्म में एंजाइम होते कौन कौन? स्पर्म जो होता है उसको पहले तो स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। स्पर्म में क्या है? ये मुड़ी है, उसका हेड है, उसका फिर उसका गला होता है, फिर उसका धड़ होता है, धड़, ये सर, ये धड़, सर धड़ से अलग कर देते हैं, बोलते हैं, अभी अलग नहीं हुआ है। ये सर है, ये गला है, ये इसका धड़ है, यानी मिडिल पीस, फिर उसकी पूंछ। ऐसे इंसान में होता है ना, मुड़ी होता है, फिर क्या होता है? गला होता है, फिर धड़ होता है, फिर पैर होते हैं, ये इसके पैर है, ठीक है, फ्लैजेला, मिडिल पीस, ठीक है, और नेक और हेड। हेड में बेटा एक स्ट्रक्चर होता है एक्रोजोम। क्या होता है? एक्रोजोम, ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है और यहाँ न्यूक्लियस रहता है। तो अपने को अभी किस चीज से मतलब है? एक्रोजोम से, इससे मतलब है अपने को, ठीक है। इसके अंदर न्यूक्लियस के ऊपर ये टोपी होती है एक्रोजोम की, एक्रोजोमल कैप बोलते हैं। इसके अंदर बेटा एंजाइम्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है। अपने को 2 से मतलब है अभी, ठीक है, बहुत सारे होते हैं, ये लाइक एंजाइम, वो लाइक एंजाइम, जाकर पढ़ना है एमबीबीएस में। अभी हाई एल्यूरोनिडेज, एक्रोसिन, ठीक है, ये 2 काम की चीजें।
ओवम के बाहर सबसे बाहर कोरोना रेडिएटा थी ना, उसको छेदेगा, कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट करेगा, हाई यूरोनिटीज। और एक्रोसिन किसको पेनिट्रेट करता है? ज़ोना पेलिसिडा को। ठीक है, अभी देखो, अब सबके दिमाग में आता होगा, जब एक ही स्पर्म फर्टिलाइज कर रहा है एग को, तो इतने सारे स्पर्म की जरूरत क्या थी, इतने मिलियन स्पर्म, है ना। एवरी हेल्दी मेल, है ना, हैज मिलियंस ऑफ स्पर्म्स इन सिंगल इजैकुलेट 200 to 500 मिलियन, सो एवरी मैन इज मिलियनायर एज फार एज स्पर्म्स आर कंसर्न। तो देखो, ईच हेल्प, जितने स्पर्म थे ये मिलियन, ठीक है, उसमें से कितने पहुंचे oocyte के पास? फाइनली 200 से 500। वो 200 से 500 जो थे, ठीक है। अच्छा, एक चीज, लेकिन 200 से 500 पहुंचे तो फिर तुम लोग बोलोगे इतने मिलियन की क्या जरूरत थी? वो ना, उसमें से पहले तो वेजाइना ने कि पीएच नहीं मार दिया खराब वालों को, जाओ निकलो, तुम लोग लायक नहीं हो इसके ऊपर जाने के, ठीक है। फिर क्या हुआ? यूट्रस में कुछ खत्म, ठीक है, यूट्रस निकल गया, कुछ निकल गया, कुछ तो बेटा 2-2 फेलोपियन ट्यूब होती है ना, एक महीने में एक ही में ओवम होगा, है ना, क्योंकि एक महीने एक ही तरफ की ओवरी ओवम देती है। कुछ तो गलत ओवरी डक्ट में पहुंच गए। इतना अगर शुरू में 200-400 होते तो वो तो पहुंचते ही नहीं कभी ऊपर। तो तगड़ा कंपटीशन चल रहा है, ठीक है। फाइनली ओवम के पास पहुंचे 200 से 500, ठीक है। इन्होंने क्या किया? ईच सब अपना योगदान देने की कोशिश कर रहे हैं, हेल्पिंग टू डिग्रेड द कोरोना रेडिएटा एंड ज़ोना पेलिसिडा अंटिल अ पाथ इज क्रिएटेड टू अलाउ वन स्पर्म टू कॉन्टैक्ट एंड फ्यूज विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ oocyte। क्या मतलब? सब योगदान दे रहे हैं, सब मजदूरी कर रहे हैं। पाइपलाइन बिछानी है ना, गड्ढा खोद रहे हैं, रास्ता बनाने के लिए गड्ढा खोदते हैं ना मजदूर हैं ये, ठीक है, ताकि उससे एक स्पर्म जाए। ये लोग मजदूरी कर रहे हैं, एक स्पर्म की मदद कर रहे हैं, वो स्पर्म जाएगा उस रास्ते से और पहुंच जाएगा ओवम के पास, और ओवम गाना गाएगी, यू आर 1 in a million। हाँ, सब अपना सहयोग दे रहे हैं। अब इसमें देखो बेटा, मान लो ये ओवम है, ठीक है, इसके बाहर ये क्या है? कोरोना रेडिएटा है, और उसके बाहर हम बनाते हैं, सॉरी ये ज़ोना पेलिसिडा है, ये ओवम है, ठीक है, ये ज़ोना पेलिसिडा है, और उसके बाहर बना देते हैं हम लोग कोरोना रेडिएटा, ठीक है, ये कोरोना रेडिएटा है। अब कुछ स्पर्म जब आते हैं ना बेटा, तो यहाँ पे क्या करते हैं? अपना एक्रोसोम को रिलीज करते हैं, ठीक है। कैसे होगा? देखो, ये क्या है बेटा? स्पर्म की पूंछ, ये उसका धड़, ये उसका गला, और ये उसका मुड़ी, ठीक है। मुड़ी में कौन है? ये मेम्ब्रेन है, ये एक्रोसोम है, ठीक है। अब जैसे ही ये स्पर्म जो है कोरोना रेडिएटा को टच किया, कोरोना रेडिएटा को इसने टच किया, ये कोरोना रेडिएटा को टच किया, तो इसको सिग्नल जाएगा, ठीक है। और उससे क्या होगा बेटा? ये एक्रोसोम की जो बाहर की मेम्ब्रेन होती है ना, ये और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्पर्म की, ये लोग फ्यूज कर जाएंगे, और जहां फ्यूज करेंगे तो पता क्या होगा? ये स्पर्म था ना, ये ऐसे, ये जो अंदर वाला मेम्ब्रेन दिख रहा है ना एक्रोसोम का, ये वाला है ये, ठीक है, ये ऐसे, और ये तो फ्यूज हो गया था, ये गायब ही हो जाएगा, ठीक है, ये पोर्शन गायब हो जाएगा, गायब हो गया, और यहाँ जो एंजाइम भरे थे ना एक्रोसोम में, वो बाहर निकल जाएंगे, ठीक है, और कोरोना रेडिएटा को छेदने का काम करेंगे। लेकिन ये कुछ स्पर्म्स में होगा, 50% स्पर्म में लगभग ऐसा हो जाएगा। समझ में आया? ये क्या हुआ? देखो, ये स्पर्म का हेड है, यहाँ एक्रोसोम है, ठीक है, जिसके अंदर एंजाइम्स भरे हैं। जैसे ही इस स्पर्म ने कोरोना रेडिएटा को टच किया, ये एक्रोसोम की बाहर की मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये एक्रोसोम की अंदर की मेम्ब्रेन है ना, एक मिनट, ये एक्रोसोम की बाहर वाली मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ये नीचे वाली अंदर वाली मेम्ब्रेन है। तो ये बाहर वाली मेम्ब्रेन जो है एक्रोसोम की, ये स्पर्म के प्लाज्मा मेम्ब्रेन, स्पर्म एक सेल है ना, उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मिल जाएगी, चिपक जाएगी और गायब हो जाएगी। तो अब ये गायब हो गई तो ये खुला हो गया, है ना, ये क्या हो गया? खुल गया, और ऐसे हो गया, ये हेड बनाओगे ना, तो ये मेम्ब्रेन को गायब कर दो, और सीधे स्पर्म, ये एक्रोसोम की ये जो नीचे वाली मेम्ब्रेन ये है, और ये ऊपर का तो गायब ही हो गया, और सारे एंजाइम रिलीज हो गए, और फिर क्या, बस उन्होंने रास्ता खोदना चालू कर दिया कोरोना रेडिएटा को। तो ये कुछ स्पर्म्स में हुआ। जब कुछ स्पर्म्स ने यहाँ रास्ता बना दिया,
तो उससे ना बाकी स्पर्म लोग कहाँ पहुंच गए, इधर तक, जोना पेलुसिडा तक। अब आगे देखेंगे क्या होगा, ठीक है। अच्छा, ये जो इन्होंने कोरोना रेडिएटा में रास्ता खोदा है, ये क्या किया क्या है बेटा, कोरोना रेडिएटा के जो सेल्स होते हैं, ठीक है, क्यूमुलस सेल्स, कोरोना सेल्स, ठीक है, उन सेल्स के वो सेल्स आपस में कैसे जुड़े रहते हैं, एक मिनट ग्रीन बनाते हैं चलो इसको, ठीक है, ये ग्रीन कलर का हो गया, ये किस चीज से जुड़े हैं, एक सब्सटेंस से जुड़े हैं, एसिडिक सब्सटेंस, उसको बोलते हैं हाई एल्यूरोनिक एसिड, ठीक है। ये वही सब्सटेंस है, मतलब ना जैसे हमारे घर में हमने दीवार बनाई तो बहुत सारी ईंट लगाई, ईंट को सीमेंट से जोड़ा ना, तो ईंट हो गए कोरोना रेडिएटा के सेल और सीमेंट हो गया ये हाई एल्यूरोनिक एसिड। तो उस सीमेंट को तोड़ने का काम करता है कौन, सब मजदूरी करने में लगे हैं, हाँ, जल्दी से ओवम तक पहुंचना है, ठीक है, हाई एल्यूरोनिडेज। पर पता है ये जो लोग शुरू में इस कोरोना रेडिएटा को तोड़े हैं, वो स्पॉन्टेनियस एक्रोसोमल रिएक्शन हुआ है उनमें, मतलब जैसे ही कोरोना को छुआ तुरंत उनमें एक्रोसोमल रिएक्शन हो गया, मतलब अ पीस ऑफ देयर हेड इज लॉस्ट, जैसे कि हेड इज लॉस्ट, पीस ऑफ हेड मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एक्रोसोम का ऊपर का मेम्ब्रेन उड़ गया, ठीक है, और एक्रोसोम के एंजाइम बाहर निकल गए। ये तो हो गया स्पॉन्टेनियस। क्यों बोलते हैं, क्योंकि अभी हम आगे एक पढ़ेंगे कि कुछ स्पर्म जो जोना तक पहुंचेंगे, वो जोना को छुएंगे तो दूसरा एक्रोसोम रिएक्शन होगा, ठीक है। अब इसलिए ये पहला वाला बिना जोना के संपर्क से हुआ था, इसलिए स्पॉन्टेनियस बोल दिया। अब आगे देखते हैं, ये देखो यहाँ कोरोना जो है, यहाँ बहुत सारे स्पर्म आए हैं, ठीक है, सब रास्ता खोदने की कोशिश कर रहे हैं, और ये लोग जो यहाँ पे जिनने एंजाइम रिलीज किया है ना एक्रोसोम के, वो जानते हैं कि हम फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे अभी अब आगे देखेंगे, त्याग बलिदान करते हैं ये 50% वाले। अब चलो आगे बढ़ते हैं, इनको त्याग बलिदान कर लिया करने दो, ठीक है। मेनी स्पर्म्स विद इंटैक्ट एक्रोसोम रीच जोना पेलुसिडा। अब बेटा देखो, मैंने बताया कि जिन्होंने कोरोना को खोदा वो खोद दिया, अब वो उन्होंने रास्ता बनाया कि बाकी स्पर्म वहां से जा सके, वो लोग खुद अब जोना तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि जोना पेलुसिडा तक, एक मिनट, ये ओवम है, ठीक है, और इसके बाद जोना पेलुसिडा बना दो। जोना पेलुसिडा तक वही स्पर्म पहुंचेगा जिसका ये मूड़ी गायब ना हुआ हो, मतलब ये क्या है, स्पर्म का हेड है और ये एक्रोसोम है, मतलब ये इंटैक्ट हो, ठीक है, इंटैक्ट एक्रोसोम होना चाहिए, एक्रोसोम की मेम्ब्रेन गायब नहीं हुई होनी चाहिए। आधे में तो गायब हो गई थी, एक्रोसोम के एंजाइम रिलीज हो गए थे, यहाँ एक्रोसोम के एंजाइम सब अच्छे से पैक होने चाहिए, ठीक है। ये स्पर्म है, ये यहाँ पहुंचेंगे कुछ स्पर्म, फिर क्या करेंगे, यहाँ रिसेप्टर होते हैं, ठीक है, जोना पेलुसिडा पे क्या होता है, रिसेप्टर होते हैं, उस पे टच करेंगे। बेटा देखो, जोना पेलुसिडा जो होती है ना मेम्ब्रेन, वो ग्लाइकोप्रोटीन्स की बनी होती है, किसकी, ग्लाइकोप्रोटीन्स की। 3 तरीके के होते हैं जोना पेलुसिडा, 1 ZP2 ZP3, MBBS में जाना तो पढ़ना, ठीक है। जो ZP3 होता है ना, वही रिसेप्टर्स को बनाता है, ठीक है, वही होता है रिसेप्टर्स को बनाता है, ठीक है। तो ये रिसेप्टर ZP3 है, हाँ, ZP3 रिसेप्टर प्रोटीन। अब ये जो पहुंच गया यहाँ स्पर्म, जैसे ही इस रिसेप्टर को टच किया, अभी बताऊंगी क्या होगा, जैसे ही रिसेप्टर को टच किया तो करेगा, लेकिन क्या जानते हो, ये जोना पेलुसिडा जो है, ये जो प्रोटीन होता है स्पीशीज स्पेसिफिक होता है, ह्यूमन फीमेल में ह्यूमन फीमेल का ही स्पर्म घुस सकता है, ठीक है। ये जो जोना ZP3 प्रोटीन होता है, ऐसा नहीं कि बंदर वंदर का घुस जाए या फिर बंदर में चूहे का घुस जाए, नहीं, ठीक है। जो स्पीशीज है, घोड़े में चूहे का घुस जाए, ऐसे नहीं, जो स्पीशीज जिसकी है उसमें वही स्पीशीज का स्पर्म जाएगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इंटरस्पीशीज ब्रीडिंग, इंटरस्पीशीज फर्टिलाइजेशन को रोकता है कौन, यही है वो, है ZP3, ठीक है। अब देखो, ये तो हो गया, यहाँ स्पर्म टच कर गया, अब क्या होगा, स्पर्म जैसे ही इस जोना पेलुसिडा को टच किया एकदम सुपर एक्टिव हो जाएगा। कैसे, क्या करेगा, ये भी वही करेगा जो पहले स्पर्म 50% कर चुके थे। ये क्या करेगा पता है, ये है स्पर्म का मुड़ी, क्या है, हेड है ना, और इस हेड में, ये तो न्यूक्लियस से अच्छी बात है, उसको रहने दो, हमको अभी उससे काम नहीं है, उसका काम बाद में। ये क्या है, एक्रोसोम। जैसे ही स्पर्म यहाँ टच किया, ठीक है,
इसके अंदर क्या होगा पता है, क्या बोलते हैं, स्पर्म के अंदर कैल्शियम कंटेंट, कैल्शियम रिलीज होगा, मतलब बहुत सारा प्रोसेस है, बाद में डिटेल में पढ़ना है एमबीबीएस में। ऐसे सिंपल जानो कि स्पर्म की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और एक्रोसोम की ये बाहर वाली मेम्ब्रेन, ठीक है, ये दोनों मिल गई, ठीक है, और गायब, गायब ये, ठीक है, ये गायब ही हो जाएगी। कैसे गायब करें, देखो ऐसे, अब ये स्पर्म है, हेड है, ठीक है, और ये न्यूक्लियस है, ये जो बस अंदर की मेम्ब्रेन थी ना यही बच गई, ये जो अंदर वाली थी ये वाली, और बाकी ये तो गायब ही हो गई, बस यही बची यहाँ पे, बाकी गायब, गायब होके एंजाइम बाहर, एंजाइम में एक्रोसिन भी निकला, ठीक है, और उस एक्रोसिन ने क्या किया, एक्रोसिन महोदय रिलीज हुए, ठीक है, और ये जो पूरा मुड़ी गायब होने का प्रोसेस होता है एक्रोसोमल रिएक्शन होता है ये, ठीक है, ट्रिगर्ड बाय कांटेक्ट विद जोना, है ना। फिर एक्रोसिन ने क्या किया, जोना को खोदना चालू कर दिया, है ना, मेक्स अ पाथ इन जोना पेलिसिडा, वहां का गड्ढा बनाएगा, बेचारे को बड़े रास्ते पार करके जाना है ना ओवम के पास। कुछ स्पर्म ने कोरोना रेडिएटा को खोदा, बाकी स्पर्म जो थे इन्होंने जोना पेलिसिडा को टच किया, तो वहां एक्रोसोम रिएक्शन हुई, बस खोद दिया रास्ता, और अब कहाँ पहुंचेंगे, सेकेंडरी oocyte के पास पहुंचेंगे, ठीक है। जोना पेलिसिडा ये जो मेम्ब्रेन है, इसके बाद ये क्या है, oocyte की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, यहाँ पहुंचेंगे इस पर, फिर क्या होगा अभी देखते हैं। तो अच्छा यहाँ पे फिर ये चीज तो हो गई, इसका मतलब ओवम क्या बोल रहा है, पहले बात तो तुम कैपेसिटेशन करा के अपना सर धो के आओ, ठीक है, सर तो धो के आया, अब बोलती है अपना आधा सर ही उड़वा दो, ठीक है, ये गायब हो गया था ना, ये बोलती है तुम आधा सर उड़वा के आओ, पीस ऑफ योर हेड लॉस्ट, तभी मैं एक्सेप्ट करूंगी, ठीक है, धोना तो धोना, सर ही उड़ा दो अपना आधा, वो भी, लेकिन ये मेन आधा सर रहना चाहिए जिसमें क्या है, जिसमें न्यूक्लियस है, ठीक है, ये रहना चाहिए, बस थोड़ा सा गायब करने को बोली है बेचारी, पूरा नहीं गायब करना है, ठीक है, थोड़ा सा गायब करना है, चलो गायब करने तो आगे बढ़ते हैं। एक्रोसोमल रिएक्शन के अब स्टेप एक बार समरी कर लेते हैं। स्पर्म बाइंड हुआ किस पे, जोना पेलिसिडा के ZP3 रिसेप्टर प्रोटीन पे, ठीक है, एक नंबर बात। दूसरी नंबर क्या, स्पर्म का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन था ये, है ना, वो फ्यूज कर गया एक्रोसोम के आउटर मेम्ब्रेन। एक्रोसोम के आउटर मेम्ब्रेन कैसे, देखो ये एक्रोसोम का आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन, ये स्पर्म का हेड है ना, और बाकी पूंछ पूंछ बना दो, तो ये दोनों फ्यूज कर गए, ठीक है, और उसके बाद लिखा है एक्सपोजिंग इनर मेम्ब्रेन, इसका क्या मतलब है, ये फ्यूज करके गायब, ठीक है, तो क्या हुआ, ये ऐसे हो गया, ये इनर मेम्ब्रेन बाहर तरफ दिखने लगी अब, और सारे एंजाइम बाहर, रिलीज ऑफ एक्रोसोमल एंजाइम। फिर क्या हुआ, एंजाइम में एक्रोसिन भाई साहब भी थे, उन्होंने बस डिग्रेड कर दिया जोना पेलिसिडा को, रास्ता बनाने को तैयार है वो अपना, ठीक है। यहाँ क्या है, यहाँ स्पर्म लोग आए हैं, जोना कोरोना की जंग लड़के, वहां तो अच्छा, वहां जिसने अपना एक्रोसोम गायब कर, जिसने अपना एक्रोसोम वाला जगह गायब कर दिया था, वो जोना तक नहीं पहुंच पाएंगे। यहाँ वो आए हैं जिनका पास पूरा कोरोना, जिसके पास पूरा एक्रोसोम है, क्योंकि उसको भी यहाँ उड़वाना है ना अपना एक्रोसोम, जो पहले से ही सर उड़वा लिया है वो कितना सर गायब करेगा भाई, पूरा तो गायब करेंगे नहीं, वो वहीं रह गए। ये यहाँ आ गए जिनका, अब ये नए आ गए, इन्होंने बोला हम भी अपना सर उड़वाएंगे, ठीक है, तो यहाँ आए, ठीक है, जोना को टच किया, रिसेप्टर प्रोटीन थे, ये जोना पे बहुत सारे ऐसे बिंदी बिंदी दिख रहे हैं ना, ये रिसेप्टर प्रोटीन है बेटा, रिसेप्टर प्रोटीन पे टच किया, बस फिर क्या, एक्रोसोमल रिएक्शन हुआ, और अभी आगे बहुत सारे यहाँ स्टेप लिखे ना, आगे पढ़ेंगे। बाइंडिंग ऑफ स्पर्म टू जोना, एक्रोसोम रिएक्शन, है ना, जोना पे जैसे ही बाइंड हुआ फिर एंजाइम रिलीज हो गए, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम देखेंगे क्या होगा, अभी खिचड़ी नहीं पकाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये स्पर्म था वो चालू, ठीक है, फाइनली a single sperm makes contact with sperm binding receptors on oocyte plasma membrane। ये क्या बोला है, वो ये बोल रहा है कि देखो ये है oocyte की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, अंदर इसका साइटोप्लाज्म, oocyte के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं पता है, ऊलेमा, ऊईमानी ऊलेमा, और अंदर का जो साइटोप्लाज्म है उसको बोलते हैं ऊप्लाज्म, ठीक है, oocyte है ना, सेकेंडरी oocyte, ठीक है, और इसके बाहर में क्या थी बेटा, जोना पेलिसिडा, ठीक है। बहुत सारे स्पर्म मजदूरी कर रहे थे, यहाँ छेदने में लगे थे इसको, है ना,
लेकिन जब ये लोग छेद रहे थे तो एक था वो बहुत जल्दी से इसको खोद खाद के ज़ोना पेलुसिडा को अपना आधा सर उड़वा के तुरंत पहुंच गया कहाँ, उस साइड की मेम्ब्रेन पे, फर्स्ट आ गया वो, ठीक है, आ गया फर्स्ट, ठीक है। फाइनली सिंगल स्पर्म मेक कांटेक्ट विद स्पर्म बाइंडिंग रिसेप्टर। बेटा ऊ साइड पे भी स्पर्म को बाइंड करने के लिए रिसेप्टर लोग रहेंगे, तभी तो उस पे चिपकेगा, है ना। चिपक गया, फिर क्या हुआ, अभी देखो यहाँ पे ये देखो, ये जो मेम्ब्रेन है ना, ये उस साइड, इससे बहुत सारे ऐसे वी जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, है ना, ये सब स्पर्म बाइंडिंग रिसेप्टर है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ये यहाँ पे स्पर्म बाइंडिंग रिसेप्टर पे एक स्पर्म बाइंड हो गया है, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, अब जैसे ही उस साइड की मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर्स हैं बेटा, ठीक है, उन रिसेप्टर्स पे एक स्पर्म बाइंड हुआ तो क्या होगा, ये उस साइड की मेम्ब्रेन ना सिग्नल में वो ऐसे एकदम एक्साइट हो जाएगी और क्या बोलेगी, वो एक अपना प्रोजेक्शन निकालेगी, ठीक है। प्रोजेक्शन जैसे ही ओवम को टच करता है स्पर्म, इसमें प्रोजेक्शन निकलता है, ठीक है, कोन जैसा, उसको वो क्यों, वो बोलेगी स्पर्म को तुम अंदर आओ, चलो अब तुम, वो अपना हाथ देके ऐसे बोलती है चल अंदर आओ, ठीक है। सो कोन ऑफ रिसेप्शन और कोन अपने से हाथ जैसे बाहर निकाल रही है, ठीक है, और कोन ऑफ अट्रैक्शन, कोन ऑफ अट्रैक्शन बोलो, कोन ऑफ रिसेप्शन बोलो, रिसीव कर रही है, स्पर्म को अट्रैक्ट कर रही है। फर्टिलाइजेशन कोन, क्यों, क्योंकि स्पर्म अंदर आएगा तो फर्टिलाइज करेगा, ठीक है, विच रिसीव्स स्पर्म, ये स्पर्म को रिसीव कर रही है वो, ठीक है, रेड कारपेट रिसेप्शन बना रही है इधर, ठीक है। फिर एट पॉइंट ऑफ कॉन्ट, वही चीज, एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट विद स्पर्म ऊलेमा, यानी कि एग का प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म्स अ प्रोजेक्शन, ठीक है, ऐसे प्रोजेक्शन बना लेता है, तुरंत जैसे टच किया तुरंत प्रोजेक्ट हो गया, आओ जल्दी, ठीक है, क्यों, बच्चा बनाना है, अभी बहुत जल्दी बनाना है बच्चा, ठीक है। अभी क्या हुआ, ये क्या है बेटा, ऊप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ये क्या है, ये क्या था, ज़ोना ये बाहर वाला ज़ोना पेलुसिडा था, है ना, और यहाँ क्या आप अपने को मिलेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, उस साइड का ऊलेमा। अब देखो जैसे ही स्पर्म यहाँ पे टच किया, जैसे ही यहाँ देखो, यहाँ टच किया, स्पर्म आया, इसका एक्रोसोमल प्रोसेस होता है, उसको हटाओ, स्पर्म आया, टच किया रिसेप्टर पे, तुरंत ये ऐसे कोने जैसे हो गई, तिकोनी हो गई, ठीक है, उसने कोना बनाया, ये जो कोने जैसा स्ट्रक्चर था बनाया था, जैसे ही उस कोने में घुस गया स्पर्म, यहाँ घुस गया ना स्पर्म, उस कोने में ये स्पर्म घुस गए, भाई साहब आ गए, ठीक है। फिर ये भाई साहब जो आ गए तो फिर इन्होंने अपना बच्चा बना देना है दोनों ने मिलके। ये इसी कोन को क्या बोलते हैं पता है, ये जो कोन, ये तो ओवम हो गया, ठीक है, इसमें ये कोन निकला था, यही कोन था बेटा, क्या कोन, फर्टिलाइजेशन कोन, ठीक है। अभी देखो, ओनली वन स्पर्म कैन फ्यूज विद एन एग, है ना, 1 in a million, ठीक है। स्पर्म्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूजेस विद oocytes प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये रिसेप्शन हो गया स्पर्म को, अब उसने ऐसे अंदर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ्यूज हो गया स्पर्म, है ना, ठीक है, रिसीव कर रही है ना, तो दोनों का प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज हो जाएगा। कैसे फ्यूज होगा, देखो यहाँ एक्रोसोम रिलीज हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों, जैसे इसने टच किया, कोन ऑफ रिसेप्शन हुआ, दोनों का प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज हो गया, ठीक है, फ्यूज हो गया, और फिर अंदर का माल, अंदर ये स्पर्म का माल अंदर घुस जाएगा, कैसे घुसेगा अभी देखेंगे। फ्यूज हो गए दोनों की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब बच्चे पता है कुछ ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, पूछो स्पर्म कैसे फ्यूज होगा, तो कैसे फ्यूज होगा, ऐसे बताएंगे कि हाँ यहाँ ऊपर से फ्यूज होगा। अरे कहाँ से फ्यूज होगा, ऊपर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो पहले उड़ चुका है। ओवम बोली थी ना कि अपना सर उड़वा के आओ, देखो पहले हेड ऐसे था, उसके अंदर एक्रोसोमल कैप था, न्यूक्लियस था, लेकिन जब ये ज़ोना पेलुसिडा पे आया तो ये एक्रोसोम की मेम्ब्रेन और इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिल गई, और कैसा बन गया, ये एक्रोसोम का अंदर का मेम्ब्रेन एक्सपोज हो गया, और ये तो गायब ही हो गया था ना, ये एक्रोसोम एंजाइम बाहर निकले थे। तो फिर गलत आंसर क्यों देना, है ना। ये जो है, ये वाला पोर्शन से नहीं चिपकता है, ये कहाँ से चिपकता है, इसे साइड से चिपक रहा है, यहाँ देखो साइड से चिपक रहा है, क्योंकि यहाँ भी देखोगे बेटा तो ऐसा वाला डायग्राम है ना, ये गायब हो गया ऊपर का पोर्शन, यहाँ पहले था अब ये गायब हो गया, ठीक है, आधा सर गायब, ठीक है। तो इस साइड से ऐसे सर को साइड से चिपकाएगा, चिपका लिया, अंदर अपना माल बाहर से अंदर घुसा दिया, ठीक है। और अब बच्चे सोचते हैं कि क्या बाहर है, बेटा कुछ बाहर नहीं रहता, पूरा स्पर्म का सामान अंदर जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन छोड़ के, ठीक है।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो स्पर्म थे उसने कपड़े पहने थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, उसने बस अपने कपड़े उतारे, ठीक है, बाकी खुद पूरा अंदर चला गया। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, उसको छोड़ दो तो हेड, नेक, मिडिल पीस, टेल सब अंदर चला गया, उस साइड के अंदर कुछ नहीं बचता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को छोड़ के, ठीक है। ऑल स्पर्म कंटेंट एक्सेप्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी ये देखो, ये फोटो में है ना, स्पर्म की बस ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर छूट रही है, बाकी पूरा का स्पर्म अंदर घुस रहा है, ठीक है। अब एक समरी जैसा देखो, यहाँ पे सब कोरोना रेडिएटा पे बहुत सारे आए थे, 50% तो यहीं पे एक्रोसोम रिएक्शन कर दिए, फिर बाकी 50% यहाँ जोना पेलिसिडा पे रिएक्शन करने पहुंचे, एक्रोसोम रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद कर ही रहे थे कि एक हीरो बन गया, जल्दी से टच कर दिया उसने यहाँ पे उस साइड को और बस घुस गया अंदर, ठीक है, हो गया। फिर अभी देखो अब क्या होगा, एक्टिवेशन होगा उस साइड का, ठीक है। अपना जितना भी माल था स्पर्म ने अंदर भेज दिया है उस साइड के। तो बेटा जो स्पर्म का साइटोप्लाज्म होता है ना, वो एक्टिवेट, उस साइटोप्लाज्म में बहुत सारे कंटेंट होते हैं स्पर्म के, ठीक है। स्पर्म के साइटोप्लाज्म जो घुसता है ओवम के अंदर, ओवम नहीं सेकेंडरी oocyte के अंदर, उसके अंदर बहुत सारा साइटोप्लाज्म में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं सेकेंडरी oocyte को, ठीक है, एक्टिवेट कर दिया। उसके बाद क्या होगा, oocyte एक्टिवेशन है क्या, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ट्रिगर्ड बाय फर्टिलाइजिंग स्पर्म। क्यों, फर्टिलाइजिंग स्पर्म में साइटोप्लाज्म डाला, उसमें केमिकल थे और उन्होंने कुछ इवेंट्स को ट्रिगर किया। क्या क्या थे वो इवेंट्स, देखते हैं। सबसे पहले तो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, ठीक है। ये ऐसे समझो, किसी घर में लड़की है तो बहुत सारे लोग रिश्ता ले लेके आते हैं देखने के लिए, है ना, लेकिन जैसे ही शादी लग गई लड़की की, है ना, वैसे ही फिर सब दरवाजे बंद, अब किसी को आने की जरूरत नहीं है, हमारी लड़की की शादी हो गई, ठीक है। तो वही चीज है, एक स्पर्म आ गया, अब शादी हो गई है, ठीक है। तो वही स्पर्म क्या बोलेगा, खुद ही सारे रास्ते बंद कर देगा, चलो निकलो बीवी है मेरी, ठीक है, तो भग जाओ यहाँ से। तो वो नहीं चाहेगा कि पॉलीस्पर्मी हो, ठीक है। और ये रास्ते बंद कैसे करता है, ये जैसे ही आता है तो एक्चुअली दोनों मिलके रास्ते बंद करते हैं। कैसे करते हैं पता है, ये ओवम है, यहाँ स्पर्म आया, ठीक है, इसने अपने कंटेंट रिलीज किए। जैसे इसने अपने यहाँ कंटेंट रिलीज किए, ये जैसे ही टच करता है यहाँ पे ओवम को और कंटेंट जैसे ही घुसे, 1 मिनट के अंदर, तुरंत सेकंड्स के अंदर, 1 मिनट भी नहीं, कुछ सेकंड्स के अंदर क्या होता है, उस साइड की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सोडियम के लेवल में चेंज आए। नॉर्मली सोडियम बाहर ज्यादा होता है ना सेल के, ठीक है, ये बाहर से अंदर घुसेगा, एंट्री होगी और मेम्ब्रेन हो जाएगी डीपोलराइज। हम लोग नर्व वाले में पढ़ते हैं ना, तो डीपोलराइजेशन हो गया मेम्ब्रेन का, खूब सारी वो अंदर घुस गया सोडियम। नॉर्मली बेटा जो मेम्ब्रेन होती है उसका -70 मिलीवोल्ट पोटेंशियल होता है इस मेम्ब्रेन का, ठीक है। लेकिन जब ये सोडियम अंदर आया तो सोडियम एक पॉजिटिव आयन है, तो ये पॉजिटिव तरफ जाएगा, +20 ऐसे कुछ कुछ जाता है, ठीक है, मिलीवोल्ट ऐसे, तो पॉजिटिव हो गया। तो जब ये नेगेटिव था तभी ये स्पर्म को एक्सेप्ट करता था उस साइड का मेम्ब्रेन, अब ये पॉजिटिव हो गया, एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन ये वाला जो ब्लॉक होता है ये फास्ट ब्लॉक बोलते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे, ये 1 मिनट बस के लिए रहता है। उसके बाद क्या होगा, स्लो ब्लॉक होगा, उसको हम आगे पढ़ेंगे, कॉर्टिकल रिएक्शन, ठीक है, अभी सब पढ़ेंगे। मतलब ये क्या है कि रास्ते बंद कर दो, अब कोई और नहीं चाहिए, ठीक है, कोई नहीं आ सकता। फिर रिजम्पशन ऑफ मियोसिस 2, ये ऐसे ही हो गया कि पत्नी ने पहले सब्जी काट के रखी हुई थी, है ना, लेकिन सब्जी बनी नहीं थी, मतलब मियोसिस 2 चालू हो चुकी थी जब ओव्यूलेशन हुआ उसके पहले ही, ठीक है, लेकिन कंप्लीट नहीं हुई थी। जैसे ही पति घर में आया तुरंत इसने खाना बनाना चालू कर दिया, खाना बना के फटाफट कंप्लीट, ठीक है, सब प्रिपरेशन पहले से थी। तो मियोसिस 2 पहले से ही, ओव्यूलेशन पहले से ही अटका हुआ था, लेकिन जैसे ही स्पर्म को देखा इसने, अरे यार साइटोप्लाज्म आ गया, जल्दी जल्दी बनाओ, जल्दी, इसका पति आया इससे पहले कि हाथ मुंह धो के अपना न्यूक्लियस दे, तुरंत इसने खाना बना के रेडी है, ठीक है। और इंक्रीज्ड मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जैसे ही पति घुसा घर में तो एकदम एक्टिव हो गई, नहीं जल्दी जल्दी सब कुछ काम निपटा रही है, सारा क्यों, न्यूक्लियस को फ्यूज कराना है, तो जल्दी जल्दी इसने सारा काम निपटा दिया, मेटाबॉलिकली एक्टिव हो गया ये, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी, इस पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट कैसे किया जाए, ठीक है, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। अभी हम देखो 3 चीजें पढ़ी कि सबसे पहले तो प्रिवेंशन होगा, है ना, पॉलीस्पर्मी का सबसे पहला काम तो यही कर देगा वो। फिर सेकेंडरी oocyte जो है वो अपना और जल्दी जल्दी मियोसिस 2 कंप्लीट करेगा, है ना। तो अभी
कैसे प्रिवेंशन किया जाए? ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन जैसे स्पर्म कांटेक्ट में आएगा जोना पेलिसिडा के, इट इंड्यूसेस चेंजेस इन मेम्ब्रेन, ठीक है, एंड ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म्स, दस इट इंश्योर्स दैट ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज द ओवम। ये सब कहानी अंग्रेजी में लिखी है ना, अभी हम इसको समझते हैं कि जैसे ही स्पर्म ओवम के कांटेक्ट में आया, मेम्ब्रेन में चेंजेस हुई और बाकी स्पर्म की एंट्री बंद हो गई, यही है बस, ठीक है। क्योंकि जोना पेलिसिडा को टच किया तो बाद में तो ओवम की मेम्ब्रेन को भी टच कर रहा है ना, तब इतने चेंजेस हो रहे हैं। कैसे चेंजेस हुए? दो तरीके से हुए, एक हो गया फास्ट ब्लॉक, एक हो गया स्लो ब्लॉक, ठीक है। पहला फास्ट ब्लॉक कैसे हुआ, मैंने अभी बताया था ना कि डीपोलराइजेशन ऑफ oocyte प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जैसे स्पर्म का सामान यहाँ अंदर गया, इसका क्या हो गया, ये इसमें क्या हुआ, डीपोलराइजेशन हुआ। क्यों? क्योंकि oocyte की मेम्ब्रेन में बाहर से सोडियम अंदर आ जाएगा, तो पॉजिटिव आयन अंदर ज़्यादा बढ़ रहा है तो इसका पोटेंशियल बढ़ जाएगा, है ना, डीपोलराइज हो जाएगी मेम्ब्रेन। अब ये और उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, किसको? स्पर्म को। तो बाई सोडियम आयन एंट्री, Na प्लस लिखते हैं ना सोडियम को, सोडियम आयन की एंट्री की वजह से फास्ट ब्लॉक हुआ, डीपोलराइजेशन ऑफ फूलेमा। दूसरा क्या हुआ बेटा? स्लो ब्लॉक। दूसरा होता है स्लो ब्लॉक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉर्टिकल रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा, जैसे ही स्पर्म के कंटेंट अंदर आते हैं ओवम में, ठीक है, स्पर्म के कंटेंट ओवम में अंदर आए, स्पर्म आ गया पूरा का पूरा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को छोड़ के साइटोप्लाज्म आया, तो इसके अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ गया। हालांकि ये कैल्शियम का लेवल स्पर्म का कैल्शियम नहीं है जो बढ़ गया है इसमें, कि स्पर्म का कैल्शियम नहीं है ये, एक्चुअली क्या है कि जैसे ही स्पर्म अंदर आया तो oocyte के अंदर खुद से जो पहले स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कैल्शियम था ना, वो रिलीज हो गया पूरा, और पूरा सेल में भर भर के कैल्शियम आ गया। डबल कैल्शियम को डबल प्लस लिखते हैं, कैल्शियम आयन अंदर भर गया, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, अभी हम देखेंगे इसकी वजह से क्या होगा, आगे देखेंगे। देखो, तो वो कैल्शियम वाला रिस्पॉन्सिबल था स्लो ब्लॉक के लिए। अच्छा, ये जो फास्ट ब्लॉक होता है ना बेटा, ये मात्र 1 मिनट के लिए रहता है, मात्र 1 मिनट के लिए, लेकिन तब तक ये स्लो ब्लॉक एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। फास्ट ब्लॉक में क्या हुआ, बिफोर स्पर्म ऐड हुआ, स्पर्म के ऐड होने के पहले -70 मिलीवोल्ट, ठीक है, ये oocyte मेम्ब्रेन पे सब नापा जा रहा है। फिर स्पर्म ऐड हो गया, ठीक है, स्पर्म एग को एंटर कर गया, स्पर्म एग में घुस गया, तो बस तुरंत फिर सोडियम लेवल राइज किया और पोटेंशियल नेगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है, +20 तरफ में पहुंच जाएगा ये, और ऐसे, ठीक है, पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसे जान लो, ठीक है, पॉजिटिव हो गया, जितना भी पहुंचे पॉजिटिव हो गया, बस अब और स्पर्म नहीं आ सकते, और ये 1 से 3 सेकंड के अंदर हो जाता है, स्पर्म घुसने के 1 से 3 सेकंड के अंदर, ठीक है। पोटेंशियल शिफ्ट इन पॉजिटिव डायरेक्शन, ऐसे टाइम नहीं लगता, हाँ, ठीक है। फिर कॉर्टिकल रिएक्शन, अब स्लो ब्लॉक देखते हैं। फास्ट ब्लॉक 1 से 3 सेकंड में हुआ, लेकिन 1 मिनट के लिए हुआ, उतने में ये एक्टिवेट हो गया, स्पर्मेटोजोआ के कंटेंट रिलीज हुए ओवम में, ठीक है, और ओवम के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बहुत सारा कैल्शियम रिलीज हो गया। उस कैल्शियम ने किसको एक्टिवेट कर दिया? कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। ये क्या होता है अभी देखेंगे। देखो, ये ओवम है, ठीक है, ओवम की मेम्ब्रेन के नीचे बहुत सारे ग्रेन्यूल्स रहते हैं, ठीक है। ग्रेन्यूल मतलब थैले रहते हैं जिनके अंदर कुछ सामान भरा रहता है, एंजाइम और कुछ भरा रहता है। जब कैल्शियम का कंसंट्रेशन बढ़ा ना, तो ये जो थैले थे ये यहाँ जाके चिपक गए। जैसे मैंने बताया था ना बेटा, स्पर्म में एक्रोसोम जो होता है वो अपनी मेम्ब्रेन से चिपक जाता था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, वैसे ये oocyte के अंदर जो ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स है ना, ये चिपक जाएंगे, इनकी मेम्ब्रेन चिपक जाएगी किससे? oocyte की मेम्ब्रेन से, और ऐसे फ्यूज हो जाएगी, और फिर ये जगह गायब हो जाएगी और यहाँ से एंजाइम रिलीज हो जाएंगे। वही बोल रहा है कि और oocyte के बाहर क्या थी? जोना पेलिसिडा थी, है ना। तो जोना पेलिसिडा को हार्ड बना देंगे और जोना में जो ZP3 रिसेप्टर थे उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे कि और स्पर्म बाइंड ही ना हो पाए, ठीक है। सो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स फ्यूज विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड रिलीज सब्सटेंसेस विच हार्डन जोना पेलिसिडा एंड डिस्ट्रॉय जोनाज स्पर्म रिसेप्टर ZP3, ठीक है। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल से जो सब्सटेंस रिलीज होगा वो क्या करेगा? वो जोना पेलिसिडा को हार्ड कर देगा, ठीक है, और जोना के जो ZP3 रिसेप्टर थे, स्पर्म रिसेप्टर, उनको डिस्ट्रॉय कर देगा। इतना काम करेगा। अब ये जो हार्ड वाली मेम्ब्रेन बनती है जिसके रिसेप्टर डिस्ट्रॉय हो गए हैं, अलग ही डिजाइन किए, वो हो गई फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। अब फर्टिलाइजेशन हो गया है, एक सिंबल फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। इट इज अ बैरियर इनएसेसिबल टू अदर स्पर्म्स, ठीक है।
और हो गया स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। अब कोई स्पर्म नहीं आएगा, जब रिसेप्टर ही नहीं है तो कहाँ घुसेगा बेचारा स्पर्म, है ना। देखो मैंने बताया था ना, ये क्या है, ज़ोना पेलिसिडा, ठीक है। ये oocyte की मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ क्या है बेटा, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं। ये पहले के बात है, फर्टिलाइजेशन के पहले। अब यहाँ स्पर्म देखो जोना पे आया, फिर जोना में ऐसे करते करते जोना में गड्ढा वड्ढा बना के यहाँ घुस गया है ये, और इसने अपना सामान अंदर दे दिया। जैसे इसने अपना सामान अंदर दिया, ये जो ग्रेन्यूल थे ना, ये यहाँ आके चिपके पहले तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, फिर इनकी ये दो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन गायब हो गई, ठीक है, दोनों फ्यूज हो गए और यहाँ से पूरा सामान दे बाहर किया। अब ये पूरे केमिकल्स है ना, ये ज़ोना पेलिसिडा को एकदम हार्ड कर देंगे और इसके जो स्पर्म रिसेप्टर थे उसको भी डिस्ट्रॉय कर देंगे। बेटा इसको कॉर्टिकल ग्रेन्यूल क्यों बोलते हैं? किसी भी ऑर्गन में ये जो बाहर वाला स्ट्रक्चर होता है ना, ये कॉर्टेक्स होता है और अंदर वाला माल क्या होता है, मेडुला होता है। हम लोग पढ़ेंगे, सब जगह 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 पढ़ेंगे। ओवरी में भी ऐसी था कि बाहर का जो सामान था वो कॉर्टेक्स होता था और अंदर का मेडुला होता था। तो ऐसे ही देखो oocyte में भी ऐसे हमने बोल दिया कि बाहर तरफ है तो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल बोल दे रहे, कॉर्टेक्स तरफ में है, ठीक है, ऐसे समझाने के लिए बता दिया। अभी देखो फर्टिलाइजेशन जब हो रहा था उसके पहले की बात है कि बहुत सारे स्पर्म यहाँ चिपका करते थे ज़ोना पेलिसिडा पे। अब फर्टिलाइजेशन हो गया है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल जैसे ही रिलीज हुए तुरंत सब रिसेप्टर खत्म, कोई स्पर्म आकर भी वापस कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई अटैचमेंट, हार्डेंड कोट, ठीक है, हार्डेंड कोट और नो अटैचमेंट साइट, कोट भी हार्ड हो गया, अटैचमेंट साइट भी नहीं रहा। पता है बेटा ये अभी ह्यूमन में उतने अच्छे से स्टडी हो नहीं पाया है, लेकिन ये पॉलीस्पर्मी वाला है ना, ये किस में ज्यादा अच्छे से स्टडी हो पाया है, बेस्ट स्टडीड इन सी अर्किन। सी अर्किन इज एन इकाइनोडर्म, राइट, है ना। और ये देखो कैसे ये यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है, कैसे पता चलेगा मेल कौन फीमेल कौन? ये मेल का सीमेन है बेटा ये, ठीक है, ये होता है वाइटिश, ठीक है, तो ये हो गया मेल, ठीक है, ये हो गया मेल। और ये कौन है, ये एग वाइटिश, ये फीमेल ने अपने एग्स रिलीज किए हैं जो येलोइश कलर के हैं, ठीक है, क्रीमी कलर के, येलो कलर के, तो ये हो गई कौन, ये फीमेल है, ठीक है, ये येलो कलर का रिलीज कर रही है। ये वाइट कलर का सिक्रीशन है ना, तो ये मेल है, ठीक है, इसका सिक्रीशन कैसा है, वाइटिश, और ये फीमेल है, इसका सिक्रीशन कैसा है, येलोइश। सी अर्किन ऐसे कांटेदार कांटेदार होता है बेटा, ये दिख रहा है ना, कांटेदार वाला, ठीक है, वो पति ये पत्नी, ठीक है। अभी देखो कंप्लीशन ऑफ सेकेंड मियोसिस इन सेकेंडरी, पहले हमने पढ़ा था कि जब oocyte एक्टिवेट होता तो क्या क्या होता था, ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, खत्म, हमने पढ़ लिया वो। अब दूसरा क्या पढ़ना है, कंप्लीशन ऑफ सेकेंड मियोसिस इन सेकेंडरी oocyte। स्पर्म एंट्री एक्टिवेट्स oocyte, स्पर्म जैसे ही एंटर किया कौन एक्टिव, क्या एक्टिव हो गया oocyte, हमने पढ़ा, एंड इंड्यूसेस कंप्लीशन ऑफ सेकेंड मियोसिस ऑफ सेकेंडरी oocyte, है ना। कहाँ पे रुका था ये, मेटाफेज स्टेज पे रुका हुआ था पहले, ठीक है, मेटाफेज में, उस मेटाफेज से आगे बढ़ ही नहीं रहा था, सब्जी काट के बनी रखी हुई थी लेकिन खाना नहीं बन रहा था, पति जैसे ही घर में आया तुरंत खाना बन गया, ठीक है, ऐसे लिखा है ना, सेकेंड मियोटिक डिवीजन विच वॉज अरेस्टेड इन मेटाफेज, वो कंप्लीट हो जाएगा, है ना, ठीक है, किसका, oocyte का, सेकेंडरी oocyte का, ठीक है। अब देखो सेकेंड मियोटिक डिवीजन भी अनइक्वल होता है, ये क्या कहना चाह रहा है अभी आगे देखेंगे, एंड रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड बोलर बॉडी एंड हैप्लॉइड ओवम उटेड, ये क्या कहना चाह रहा है, अभी बताते हैं क्या कहना चाह रहा है। देखो शुरुआत से देखो, बच्ची माँ के गर्भ में है, ठीक है, यानी कि लगभग 4 हफ्ते की बच्ची है, छोटी सी बच्ची, 4 वीक्स की गुड़िया है, गुड्डी 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 है, 4 हफ्ते की बच्ची है, ठीक, उस बच्ची जो रहती है ना बेटा 4 हफ्ते की, ऐसे टाइप की है ना, ट्यूब जैसी, और उसके पास ये योक सैक है, ठीक है, योक सैक, इस योक सैक में बेटा कुछ सेल्स बनते हैं जिनको बोलते हैं प्राइमोर्डियल जर्म सेल। ये यहाँ से माइग्रेट कर जाएंगे कहाँ पता है, ये बच्ची का गोनेडल रिज बन रहा है, गोनेड बनने वाला रिज, बेटा गोनेडल रिज एक उभार होता है, जो जब कोई इम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है तो उसमें डायरेक्ट टेस्टिस और ओवरी नहीं बन जाती, एक धारी जैसे एक लाइन जैसी बनती है गोनेडल रिज, ठीक है, उसी से ओवरी बनेगी। जब बेटा इससे ओवरी अच्छे से डेवलप हो जाएगी ना, लगभग 2-3 महीने की रहेगी तो एकदम बढ़िया डेवलप हो जाएगी, हालांकि डेवलप होना चालू हो जाती है जल्दी, लगभग 3 महीने तक एकदम अच्छे से डेवलप हो जाएगी, 3 महीने तक। जैसे ही ओवरी अच्छे से डेवलप होगी उसके अंदर ये
गोनेडल रिज पे अब ये पड़े हुए हैं ना ये जर्म सेल्स, ये उसके अंदर में घुस गए ओवरी में। फिर ओवरी में जैसे ही ये जर्म सेल्स घुसे ना, ये बेटा ऊगोनिया बन जाते हैं, माइटोसिस करते हैं बहुत सारी ये, ठीक है, कन्वर्ट हो जाते हैं ऊगोनिया में, वो तो ठीक है, और ऊगोनिया बहुत सारी माइटोसिस करेगा और बहुत सारे प्राइमरी oocyte बनाता है। बच्ची के पैदा होने के पहले ये प्राइमरी oocyte जो रहते हैं ना, ये पहली मियोसिस चालू कर देते हैं, लेकिन अटक जाता है मियोसिस प्रोफेज में, ठीक है। किस स्टेज में बेटा? प्रोफेज स्टेज में, वो भी उसकी डिप्लोटीन स्टेज में। देखना oogenesis के लेक्चर में, डिप्लोटीन स्टेज, ठीक है, यहाँ पे रुक जाता है, ठीक। इतना हुआ, अब वो बच्ची पैदा हो गई है, ये मियोसिस 1 अटका हुआ है, अब वो बच्ची जो है अभी रेस्टिंग स्टेट हो गया। इसीलिए बोलते हैं फीमेल की जो साइकिल में होते हैं 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, बिफोर बर्थ, आफ्टर बर्थ, ठीक है, जन्म के पहले और जन्म के बाद, आफ्टर बर्थ, ठीक है। आफ्टर बर्थ के भी कई हिस्से हो गए, ठीक है। पहले क्या हुआ? ओव्यूलेशन के जस्ट पहले, ठीक है, ओव्यूलेशन अभी हुआ नहीं है, होने वाला है, तुरंत पहले क्या होगी, जल्दी से पहला मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा और बन जाएगी पहली पोलर बॉडी, ठीक है। अब देखो, पहला मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो गया और सेकंड मियोटिक डिवीजन चालू हो जाएगा, ठीक है, लेकिन वो भी रुक जाएगा। किस स्टेज में पता है? मेटाफेज स्टेज में, मेटाफेज में रुक गया वो। अब देखो बेटा, ये क्या था? प्राइमरी oocyte। इसमें जब मियोसिस हुई, पहली वाली कंप्लीट हुई, तो एक बड़ा सा सेल बना, ठीक है, और एक छोटा सा सेल बना। ये अनइक्वल डिवीजन था, ये छोटे वाले सेल को थोड़ा सा साइटोप्लाज्म दिया गया और न्यूक्लियस दे दिया गया, ठीक है, और ये बड़े से सेल को खूब सारा साइटोप्लाज्म दिया गया और खान और न्यूक्लियस। बेटा साइटोप्लाज्म में ही तो खाना रहता है, तो ये सेल अच्छे से जिएगा और ये वाला या तो ये वाला मर जाएगा, या तो तुरंत मर जाएगा, या फिर ये दूसरी मियोसिस कंप्लीट, ये भी दूसरी बार मियोसिस करेगा एक दिन। कब करेगा? जब ये दूसरी मियोसिस करेगा तभी ये भी करेगा। ये लोग कब करेंगे? जब फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। और या फिर ये हो सकता है मियोसिस करे, हो सकता है ना करे, पहली पोलर बॉडी। लेकिन जो ये है ओवम, ठीक है, ओवम नहीं, सेकेंडरी oocyte जो बना है, सेकेंडरी oocyte, इसमें जैसे ही इसको स्पर्म ने टच किया, तुरंत क्या होगा बेटा? तुरंत दूसरी मियोसिस कंप्लीट हो जाएगी, स्टिमुलेटेड बाय फर्टिलाइजेशन। जो कहाँ रुकी थी? मेटाफेज में रुकी थी ना, अब ये स्टिमुलेट हो गई और कंप्लीट हो गई। फिर क्या बनेगा? ऊटिड बनेगा। ऊटिड यानी हैप्लॉइड। इमैच्योर ओवम को बेटा बोलते हैं ऊटिड, ठीक है, इमैच्योर ओवम, ठीक है। अब ये मैच्योर हो जाएगा और क्या बन जाएगा? डेफिनिटिव ओवम, ठीक है, डेफिनिटिव ओवम, मैच्योर ओवम क्या बोलते हैं इसको? डेफिनिटिव ओवम, ठीक है। लेकिन अब हमको ये समझना है कि जब ये सेकेंडरी oocyte में मियोसिस हुई, वो भी बेटा अनइक्वल थी। पहली वाली में भी अनइक्वल थी, छोटा सा पोलर बॉडी बना, और दूसरी में भी भेदभाव किया गया। भेदभाव ही करते हैं बस ये लोग, ठीक है। दूसरी को भर भर के साइटोप्लाज्म दिया और उसके बाद एक छोटा सा क्या बन गया बेटा? सेकंड पोलर बॉडी। ये भी छोटा सा, इसको थोड़ा सा साइटोप्लाज्म दिया, न्यूक्लियस, और इसको चिंता नहीं है इसके जीने खाने की, ठीक है। किसके जीने खाने की चिंता है? ओवम के, क्योंकि यही एक ओवम से बच्चा बनेगा, ठीक है। तो हो गया, फिर वही लिखा था ना, क्या लिखा था यहाँ पे कि सेकेंड डिवीजन इज ऑल्सो अनइक्वल एंड रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी इन हैप्लॉइड ऊटिड, है ना, ठीक है। ओवम जो कि हैप्लॉइड होगा, हैप्लॉइड तो होगा ही, अगर एक सेट क्रोमोसोम का होगा तभी तो इसका एक सेट और स्पर्म का एक सेट दोनों मिलके 2 सेट बनाएंगे और बच्चा डिप्लॉइड होगा। अगर ये डिप्लॉइड हुआ तो बच्चा तो 4-4 सेट वाला हो जाएगा, है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो डिप्लॉइड कौन कौन होता है बेटा? डिप्लॉइड होता है प्राइमरी जर्म सेल, डिप्लॉइड होता है oogoनियम जिनके पास डबल सेट है, ठीक है। डिप्लॉइड होता है प्राइमरी oocyte। लेकिन जैसे ही मियोसिस चालू हो गई, प्राइमरी oocyte से मियोसिस से कौन बनता है? ये सेकेंडरी oocyte, तो ये होगा हैप्लॉइड, ठीक है। उसके बाद ऊटिड हैप्लॉइड, ओवम हैप्लॉइड, सब हैप्लॉइड, और पोलर बॉडीज भी हैप्लॉइड होती हैं, ठीक है। अच्छा, जब स्पर्म टच करता है सेकेंडरी oocyte को, उस समय हो सकता है फर्स्ट पोलर बॉडी भी सेकेंड मियोटिक डिवीजन कर ले, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। ये भी हो सकता है साथ में करे, पर जरूरी नहीं है। हो सकता है कि दोनों भाई भाई साथ में मियोटिक डिवीजन करें, सेकेंड वाली छोड़ो। ओवम डेफिनेटिव बन गया। अब उसके बाद क्या होगा बेटा? मेल और फीमेल दो के गैमीट यानी स्पर्म और ओवम का जो न्यूक्लियस है वो सूज जाता है,
ठीक है, और सूज जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोन्यूक्लियस। ठीक है, एक के न्यूक्लियस को बोलेंगे प्रोन्यूक्लियस, मेल प्रोन्यूक्लियस, फीमेल प्रोन्यूक्लियस, और दोनों को मिला के बोलेंगे प्रोन्यूक्लियाई, मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियाई फॉर्म हो गए। ठीक है, ये देखो सूजे हुए न्यूक्लियस, ठीक है, दिख रहे हैं दोनों। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद दोनों फ्यूज होंगे, एम्फीमिक्सिस होगी, हैप्लॉइड प्रोन्यूक्लियाई ऑफ स्पर्म एंड ओवम फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट। एक सेट दोनों का मिला तो डिप्लॉइड जाइगोट बन जाएगा, है ना, 2 सेट वाला। सिंपल, स्पर्म न्यूक्लियस फ्यूज, इस न्यूक्लियस प्रोन्यूक्लियाई ऑफ स्पर्म एंड ओवम जो फ्यूज करते हैं उसी को बोलते हैं बेटा एम्फीमिक्सिस, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये देखो दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज कर रहे हैं, हो गया। तो सिंपल सा क्या हुआ बेटा, ये था क्या, सबसे पहले ओवम मैडम थी, इनके पास बहुत सारे स्पर्म आए थे, कोरोना रेडिएटा को छेदे, फिर कहाँ पहुंच गए, जोना पेलुसिडा में कुछ लोग पहुंच गए, आधे लोग कोरोना को छेदे, आधे लोग इसको जोना को छेद रहे हैं। फिर एक हीरो था, वो जल्दी से घुस गया कहाँ, ओवम के अंदर। ठीक है, और जैसे ही घुसा, है ना, तुरंत क्या हुआ, जो ये था क्या बोलते हैं, वो साइड था, उसने अपना मियोटिक डिवीजन कंप्लीट कर लिया और सेकंड पोलर बॉडी बनाया, और जो ऊटिड बनाया था उसके न्यूक्लियस जो रहता है वो सूझ गया, फीमेल प्रोन्यूक्लियस बन गया, और ये मेल का भी न्यूक्लियस सूझ गया। ठीक है, मेल प्रोन्यूक्लियस बन गया, मेल फीमेल के प्रोन्यूक्लियस फ्यूज होकर एक सिंगल न्यूक्लियस बनाए और एक बच्चा बना, जाइगोट, क्यूट सा जाइगोट बन गया, है ना, सिंगल न्यूक्लियस जाइगोट बन गया, बन जाए जाइगोट, है ना, हमको क्या करना, बनता रहे। ठीक है, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर देयर इन द जाइगोट, एनसीईआरटी में पूछा है। क्या सिंपल सी बात है, ओवम में 23, स्पर्म में 23, तो बच्चे में 46, है ना, एक सेट हैप्लॉइड, बच्चे में डिप्लॉइड। कितना आसान है ये, इसको क्या समस्या है इसको जानने में। अभी देखो ये जो स्पर्म और ओवम है ये क्या क्या कंट्रीब्यूट करते हैं, बच्चे को क्या क्या देते हैं बेटा। हाँ, क्योंकि बच्चों के दिमाग में आएगा जब स्पर्म अपना साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया सब कुछ लेके आया, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो बाहर थी, तो बच्चे में क्या क्या गया, तो भी बच्चे में खाली उसके पिताजी के स्पर्म ही जाएंगे। ठीक है, क्या होता है, स्पर्म घुसा ठीक है ओवम में, है ना, अच्छी बात है, कोई समस्या नहीं, ओवम में घुस गया, ठीक है, स्पर्म अंदर आ गया। स्पर्म के ये जो मिडिल पीस होता है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, बहुत सारा एनर्जी चाहिए, लेकिन उस एनर्जी को स्पर्म कब तक यूज करता है, जब तक प्रोन्यूक्लियस ना बन जाए इसका न्यूक्लियस। ठीक है, इसकी पूंछ तो कट जाती है, डिग्रेड हो जाती है। ठीक है, और इसका माइटोकॉन्ड्रिया यूज कर लेगा कौन, खुद ही, यही स्पर्म ही यूज कर डालेगा, बोलेगा कि देखो यार अपने को इसको यूज करके सूजने में प्रोन्यूक्लियस बन गया, ये प्रोन्यूक्लियस बन गया। ठीक है, और इसका सब कुछ खत्म। और स्पर्म के नेक में होते हैं बेटा सेंट्रियोल्स, वो स्पिंडल वगैरह बनाने में मदद करेंगे, है ना। तो बच्चे साइटोप्लाज्म भी खत्म हो जाता है, यूज हो जाता है, बस न्यूक्लियस जाता है बच्चे में। हालांकि कुछ राइबोसोम्स और आरएनए वगैरह जाते हैं, पर मेन अपने को न्यूक्लियस याद रखना है। ठीक है, और मम्मी का सब कुछ मिलता है, ओवम, मम्मी का क्रोमोसोम, मैटरनल क्रोमोसोम, वो प्लाज्म यानी साइटोप्लाज्म। देखो न्यूक्लियस मिला तो क्रोमोसोम मिल गए, और साइटोप्लाज्म से क्या क्या मिलेगा, सारे ऑर्गेनेल्स जाइगोट में मम्मी के जाते हैं। ये जो दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज होंगे ना, तो उस साइड के अंदर फ्यूज हो रहे हैं, और जितने भी ऑर्गेनेल्स होंगे सब मम्मी के मिलते हैं। नरिशमेंट उस ओवम के अंदर भर भर के खाना रहता है बच्चे के लिए, जाइगोट के लिए, और उस खाने को बच्चा कितने दिन खाएगा, 1 हफ्ते तक। रिजर्व फूड को 1 हफ्ते तक खाएगा, लगभग 1 हफ्ते के लगभग, जब तक यूट्रस में पहुंच ना जाए, बच्चा माँ की कोख में ना चला जाए। यूट्रस की एंडोमेट्रियम ही माँ की कोख होती है, वहां जब तक ना पहुंच जाए तब तक वो इसी को खाएगा। एंडोमेट्रियम तो तैयार है ना पहले से, भर भर के नरिशमेंट देने के लिए बच्चे को। एंडोमेट्रियम में बहुत सारा ब्लड वेसल्स और सब कुछ अच्छे से है। ठीक है, वो बच्चे को नरिशमेंट देगी, अच्छी बात है, लेकिन अभी ये वहां नहीं पहुंचा ना, तो ऐसे ही खाएगा वो मम्मी का जो भी है बच्चा बेचारा। ठीक है, हो गया, सब कुछ मिल गया बच्चे को। अभी देखो सेक्स ऑफ बेबी कब डिसाइड होता है, ये डिसाइड होता है फर्टिलाइजेशन के ही समय। ठीक है, क्रोमोसोम पैटर्न फीमेल में क्या होता है, XX सब जानते हैं, मेल में होता है XY, है ना, तो मेल में XY, फीमेल में XX, ये हम जान रहे हैं। ठीक है, अभी क्या हुआ, फीमेल ने जितने गैमेट्स प्रोड्यूस किए ओवम, वो सब के सब कैसे होते हैं, X वाले ही होंगे, है ना। कैसे, ये क्या है, प्राइमरी oocyte, है ना, पहले प्राइमोर्डियल जर्म सेल था, फिर oogonia था, फिर oocyte बना प्राइमरी वाला। ठीक है, अच्छी बात है, प्राइमरी प्राइमोर्डियल जर्म सेल, oogonia, प्राइमरी oocyte सब क्या होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। जब बच्ची पैदा होती है, ठीक है,
तो उसके अंदर कोई जर्म सेल नहीं, कोई प्राइमोर्डियल जर्म सेल नहीं, कोई यूगोनिया नहीं। जब बच्ची पैदा होती है तो उसमें सब के सब प्राइमरी oocyte बन चुके होते हैं, जितने भी यूगोनिया थे सब प्राइमरी oocyte बन चुके होते हैं। तो अब तो बच्ची पैदा हो चुकी है ना, अब वो आ गया है, क्या बोलते हैं, बड़ी हो गई है, मेंसेस आने वाला है, ठीक है। तो प्राइमरी oocyte जो है बच्ची में, उसमें क्या हो गया, ओव्यूलेशन के पहले मियोसिस कंप्लीट हो गई सेकंड वाली। शुरू तो पैदा होने के पहले ही कर दी थी उसने, खुद माँ के कोख में थी तभी उसको बड़ी चिंता थी अपना बच्चा पैदा करने की, ठीक है। तो मियोसिस शुरू हो गई थी, लेकिन अब जब ओव्यूलेशन आने वाला था तो मियोसिस कंप्लीट हो गई। और ये क्या बन गया, मियोसिस को क्या बोलते हैं बेटा, रिडक्शन डिवीजन, है ना, रिडक्शन डिवीजन या मियोसिस, ठीक है। तो हुई तो क्या हो गया, ये डबल सेट था, ये आधा हो गया एन, और आधा किसको मिल गया, पोलर बॉडी को। पोलर बॉडी अभी अपने किसी काम की नहीं है, उससे ओवम बनना नहीं है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा साइटोप्लाज्म है वो मरमुरा जाएगी। अगर मान लो ओवम आ गया, स्पर्म आ गया इस oocyte के पास, स्पर्म आया तो फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है। फर्टिलाइजेशन मतलब, फर्टिलाइजेशन एक्चुअली बेटा स्पर्म जैसे ही कोरोना को टच करता है वहां से लेकर न्यूक्लियस के मीट करने तक के प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ स्पर्म आया, मैजिक टच ऑफ स्पर्म मिला, ठीक है, क्या आ गया, स्पर्म आ गया। स्पर्म आ गया अगर, तो तुरंत सेकंड मियोसिस कंप्लीट होगी, ठीक है, और ओवम बन जाएगा, ठीक है, डेफिनेटिव ओवम। पहले oocyte बनता है फिर ओवम बनता है। और यहाँ भी मियोसिस है, तो अब एन का आधा तो क्या ही होगा, तो एन इधर और एन सेकेंड पोलर बॉडी में चला गया, ठीक है। अच्छा, जब स्पर्म टच करता है तो हो सकता है कि सेकेंडरी oocyte के साथ फर्स्ट पोलर बॉडी में भी मियोसिस हो, सेकेंड मियोसिस, ठीक है, इसमें भी मियोसिस हो, लेकिन जरूरी नहीं है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। इसमें जब सेकेंड मियोसिस हुई सेकेंडरी oocyte में, तो फर्स्ट पोलर बॉडी में भी मियोसिस हो सकती है, पर जरूरी नहीं है। जो भी हो, क्या बन गया, ओवम बन गया। अब काम की बात ये है कि ये जो ओवम है, ठीक है, ये हमेशा एक्स बनेगा। कैसे, ये जो था ये क्या था, डबल एक्स। अब चाहे ये वाला एक्स से सेकेंडरी oocyte बने या फिर इस वाले एक्स से सेकेंडरी oocyte बने, मतलब बेटा देखो पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte किस एक्स से बने कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है ये वाला oocyte बनाया हो, ये वाला बनाया हो पोलर बॉडी, ऐसे उल्टा भी हो सकता है, कोई भी बनाए, जाना तो एक्स ही है ना ओवम में, क्योंकि एक्स के सिवा तो कुछ है ही नहीं, तो फिर एक्स ही रहेगा, है ना। और पिताजी, इन मेल गैमीट्स स्पर्म्स, सेक्स क्रोमोसोम एक्स भी हो सकते हैं, वाई भी हो सकते हैं, क्योंकि मेल का जेंडर क्या होता है, मेल जेंडर मेल होता है, उसमें सेट क्या होता है, एक्स वाई वाला होता है, ठीक है। तो 50% स्पर्म में एक्स और 50% में वाई होगा। कैसे बेटा, देखो ये क्या है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है, इसमें भी बेटा मियोसिस हुई, है ना, और यानी कि रिडक्शन डिवीजन हुआ, तो 2n से हाफ हो गया। क्या क्या बन गया, ये बन गया, आधे तो बन गए, ये एक एक्स वाला चला गया और एक ये वाई वाला बन गया, है ना, क्योंकि ये तो था बेटा एक्स प्लस वाई, तो एक किसी को एक्स मिला किसी को वाई मिला, है ना, दो सेट क्रोमोसोम के पहले थे। अब एक्चुअली बेटा 2n में टोटल 23 प्लस 23 होते हैं, 23 में 22 प्लस एक्स और 23 में 22 प्लस वाई, ठीक है। तो इसमें 22 प्लस एक्स गए और इसमें 22 प्लस वाई गए। 22 तो नॉर्मल क्रोमोसोम होते हैं और एक्स जो ये एक एक्स और वाई सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं जो सेक्स डिसाइड करेंगे, ठीक है, गए। फिर ये एक्स वाले जब में मियोसिस होगी, सेकेंड मियोसिस, तो दोनों जो बनेंगे स्पर्मेटिड वो एक्स वाले बनेंगे, और वाई में होगा तो दोनों वाई वाले बनेंगे। और स्पर्मेटिड में बेटा पूंछ आ जाती है तो उसी को स्पर्म बोल देते हैं, तो बस ठीक है, फिर पूंछ आ गई तो 2 एक्स वाले स्पर्म बन गए और 2 वाई वाले बन गए, तो 50% क्या हो गए, 50% जो है वो एक्स हैं और 50% जो है वो वाई है, सिंपल। तो फिर मम्मी के पास तो बस एक्स था और पापा के पास एक्स वाई दोनों, तो फिर अब क्या हुआ, जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो जाइगोट में या तो एक्स होगा या एक्स वाई होगा, डिपेंडिंग ऑन वेदर द स्पर्म कैरिंग एक्स और वाई फर्टिलाइज द ओवम। आधे स्पर्म में एक्स था आधे में वाई था, अभी डिपेंड करता है कि कौन सा स्पर्म फर्स्ट आया था, किसने फर्टिलाइज किया था ओवम को। अगर ये ओवम को वाई ने फर्टिलाइज किया था, वाई वाले स्पर्म ने,
तो लड़का पैदा हुआ XY, लड़के में XY होता है ना बेटा, और अगर इसके पास X वाला आया, ठीक है, तो बिटिया पैदा हो गई, XX वाला हो गया। तो अगर जिस जाइगोट में, जाइगोट यानी सिंगल सेल, XX है तो फीमेल बिटिया बनेगी, है ना, वही चीज अलग से बोल रहे हैं। और XY है तो गुड्डा जी बनेंगे, गुड़िया नहीं बनेगी, गुड्डा बनेगा, ठीक है, मेल बेबी। और इसलिए बोलते हैं साइंटिफिकली इट इज करेक्ट टू से दैट सेक्स ऑफ द बेबी इज डिटरमाइंड बाय फादर नॉट बाय मदर। पप्पा XY लेके आते हैं, मम्मी तो X वाली ही है। और लोग दुनिया में इतने बुरे होते हैं, महिलाओं को ऐसे बोलते हैं कि लड़का नहीं पैदा कर रही है, दूसरी शादी करा दो। अरे अपने लड़के को पिटो, हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो बेटा लोग, बच्चा बच्ची सब लोग, बाय।